वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। देखो क्या है, केस लॉज आज हमें कवर करने हैं सारे के सारे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के केस लॉज हमें कवर करने हैं, सारे केसेस करेंगे कवर। देखो क्या है, चैप्टर 1 अपना कंप्लायंस फ्रेमवर्क का है। जल्दी जल्दी लिख लो, ज्यादा धीरे नहीं लिखना है, फास्ट फास्ट लिखना है। जल्दी से कवर करेंगे इसको, बहुत समराइज्ड वे में लिखवाऊंगी, सिर्फ क्रक्स क्रक्स है। एक बार रीड कर लोगे कंपाइलर से तो ही हो जाएगा, बस याद कर जाना। और इसमें हम लोग है ना, मतलब देखेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट केसेस होंगे, उसमें मैं स्टार मार्क कर लूंगी। वो तो तुम्हें याद करके जाना है, मतलब उनका नाम भी याद करके जाना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? देखो, केस स्टडी और केस लॉ में भी डिफरेंस होता है। ये फैन बंद करो, इस टाइम पे इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकते मैं। फैन तो कम करना पड़ेगा, इसे चला लो, थोड़ी देर में हो जाएगा ठंडक। देखो, केस स्टडी और केस लॉ में भी डिफरेंस होता है। केस लॉ में मतलब एक्चुअल में वो डिसाइडेड केस लॉ है, जिससे हम फैक्ट्स को स्टडी करते हैं और जजमेंट को हम लोग याद करते हैं कि आगे फर्दर ऐसा कुछ केस आया तो उस पर चिपकाना है। समझ में आ गई चीज? केस स्टडी कुछ नहीं होती है, एग्जाम्पल फॉर्मेट में होती है, और कोई कंपनियों की भी हो सकती है, जैसे कि रिलायंस ने ऐसा करा था, महिंद्रा ने ये करा था, टाटा ने ये करा था। तो केस स्टडी डिफरेंट होती है, केस लॉ डिफरेंट होता है। अब ऑडिट का एक पैटर्न है, ठीक है। पिछले अटेम्प्ट में तो ऐसा एक ही डायरेक्ट केस आया था खाली, वो भी बहुत इजी सा था, लेकिन एक या दो 10 मार्क्स तक के ये केस लॉस पूछते हैं। केस लॉस ऐसे नहीं कि उसमें तुम्हें कुछ इंप्लीमेंट करना है, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, इनका कोई मान धर्म नहीं। समझ में ये चीज? डायरेक्ट पूछ लेते हैं, मतलब कोई केस है, जैसे मान लो जॉय आइसक्रीम्स करके केस है एक, है ना। तो जॉय आइसक्रीम्स के में क्या डिसाइड हुआ था बता दो, एक्सप्लेन द केस ऑफ जॉय आइसक्रीम्स। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट याद होगा तभी लिखेंगे। तो ऐसा एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं जो केस लॉ से बेस्ड होंगे। केस स्टडी एज सच डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, कुछ केस स्टडीज कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ईएसजी और ऑडिट दोनों के लिए, पूरे प्रोफेशनल सिलेबस के लिए। जैसे कि सत्यम स्कैम, एनरॉन हो गया, पीएनबी वाला हो गया, और अपना यस बैंक वाला हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ वो हमने क्लास में कवर कर लिए। केस स्टडीज हमने कवर कर ली। एक वो था अमेजोन एक्स और एमएक्स प्लेयर वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक तोशिबा वाला भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, ये सब पार्ट बी में था। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज थी ना, वो हमने क्लास में कवर कर ली। ठीक है, केस लॉज हमने एक भी नहीं करा, वो हमें आज अभी करना है, ठीक है, अलग से, ताकि ये मिक्सचर खिचड़ी ना बने तुम्हारे दिमाग में। केस लॉज हम अलग से करेंगे, ठीक है। अब कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हमने सबसे पहले, अगर तुम्हें एग्जाम्पल देना हो तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा का दे सकते हैं हम लोग। महिंद्रा का किस चीज में, कि इन्होंने जीआरसी इंप्लीमेंट करा था, ये मैंने वहां पे भी लिखवाया था तुम्हें, ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम इसके। जीआरसी क्या है? गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। ये इन्होंने इंप्लीमेंट कर रखा है, ये हमें बस एग्जाम्पल कोट करने में काम आ सकता है, इसलिए छोटा सा बना के लिख लो। एक है ये। सेकंड है एक सिद्धार्थ गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता वर्सेस दिल्ली, द दिल्ली गोल्फ, क्या, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस। ये याद हो जाएगा, पहले चैप्टर 1 पढ़ो और शॉर्ट में लिखना इसको। द दिल्ली गोल्फ क्लब लिमिटेड एंड अनदर। ठीक है, इस केस में इतनी सी बात बोली थी कि आप अगर, ये क्लब एक कंपनी है, कंपनी एक क्लब फॉर्मेट में बनी हुई थी, ठीक है, तो मेंबरशिप आप तभी कैंसिल कर सकते हो, किसी की मेंबरशिप, सिद्धार्थ गुप्ता जो है इसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी थी बेचारे की, है ना, बिना कोई इसे इसे बोले, ना ही कोई एमओए को फॉलो करके इसको मेंबरशिप से हटा दिया। एक्सक्लूड कर सकते क्या मेंबर को? ऐसे एक्सपल्जन कर सकते क्या मेंबर का? नहीं कर सकते ना। तो बस वही बात लिखी हुई है, मेंबरशिप कैंसल्ड ओनली आफ्टर फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ एमओए एंड एओए। मैं सिर्फ समरी लिखवा रही हूँ। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सब हमारा पढ़ा हुआ है। एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देते फिर निकालते किसी को, और एओए एमओए के प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकालना था, इन्होंने ऐसे निकाल दिया। थर्ड एक है ना, एबीसी लिमिटेड का ऐसा रैंडम केस दे रखा है केस स्टडी के फॉर्मेट में, उसमें ने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है साइक्लिकल रिपोर्टिंग। क्या ऐसा कुछ हमने पढ़ा है कि एक तो इंसिडेंटल रिपोर्टिंग होती है, एक साइक्लिकल होती है। इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट के अकॉर्डिंग, साइक्लिकल मतलब हाँ पीरियोडिकल बोल लोगे इसको। तो
तो इसके बारे में कुछ तुम्हें डेटा दे रखा है, वो तुम्हें अच्छे से रीड करना है, रीड फ्रॉम कंपाइल। ये मैं यहाँ पे क्यों लिखवा रही हूँ, फिर इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि तुम्हें याद रह जाए कि ऐसा कुछ टॉपिक हमें एक बार रीड करके जाना है, इसको इग्नोर नहीं मारना है, ये बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। छोटा सा केस है एक, राजीव सौमित्रा वर्सेस नीतू सिंह। जिस पे भी मैंने स्टार मार्क ना करा हो उसको, उसका केस लॉ का नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तो अभी तक किसी पे भी नहीं करा है मैंने, ठीक है। सिर्फ रीडिंग और फैक्ट्स अच्छे से रीड आउट करके चल जाना ताकि इंप्लीमेंट कर पाओ उसको, बस, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, डायरेक्टर इन्वॉल्व हो गया था कॉम्पिटिंग बिजनेस में, इन्वॉल्व इन कॉम्पिटिंग बिजनेस, कंपनी के कॉम्पिटिशन वाला बिजनेस उसने खोल लिया था, बताओ। इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 166। 166 किसका होता है पता ना, मैं कंपनीज एक्ट का सेक्शन 166। कोमल नहीं है क्या आज, किसका है ये, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, याद आ गया क्या? अरे वो 160 वाले सारे डायरेक्टर के जो है सेक्शन, तो इसमें ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर था, इसका वायलेशन करते हुए उसने कॉम्पिटिंग बिजनेस में क्या कर दिया, इन्वॉल्व हो गया। तो इसको, इस पे क्या लगी होगी, पेनल्टी लगी होगी, और क्या, बस इतना ही केस था। इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि कॉम्पिटिंग बिजनेस में अगर डायरेक्टर आ जाता है तो फिर वायलेशन माना जाता है सेक्शन 166 का, बस इतना याद करना। इकोनॉमी होटल्स इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी एंड अनदर। इसको याद करना है, इसको याद करना है, लर्न करना है। टामाक लगा रही हूँ। कंपनी को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करनी थी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज के लिए एसआर पास करा था, आरओसी अनदर, अनदर को ऐसे लिख देते ना, अनदर ओआरएस अदर्स, वो केस के अंदर, ठीक है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए एसआर पास करना था, इन्होंने करा भी, ठीक है। लेकिन इन्होंने गलती से मिनट्स में क्या लिख दिया, शायद मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था क्लास में, मिनट्स में इन्होंने क्या लिख दिया कि हमने ना यूनैनिमस ओआर पास करा है, ये लिख दिया इन्होंने। इसका कोई सेंस नहीं है वैसे। क्या होता है यूनैनिमस ओआर, क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता इसका मतलब, ये ना एसआर है ना यूआर है, ये और पता नहीं कौन सी प्रजाति का ये है, क्या लिखा ना। यूनैनिमस ओआर क्या होता है, ओआर मतलब मेजोरिटी होता है, और यूनैनिमस भी, सबका मिक्सचर कर दिया, और करा पास क्या था, एसआर, ठीक है। तो ये जो कंपनी है इसका सीएस थोड़ा पागल था, उसी ने करा है, मिनट्स तो वही बनाता है, तो उसी की गलती थी। तो फिर बाद में तुम मुझे बताओ क्या है ये, आरओसी ने केस ठोक दिया इनमें, आरओसी फाइल्ड सूट। कंपनी ने एडमिट करा कि हमसे ना एरर हो गया, एडमिटेड टाइपोग्राफिकल एरर, कि हमसे ना गलती से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई इनसे, ऐसे बोल दिया इन्होंने। तो एनसीएलटी ने अलाउ कर दिया कि ठीक है गलती हो जाती है, एनसीएलटी अलाउड अपील, कंफर्म्ड रिडक्शन। अरे पेनल्टी क्यों लगेगी, कंप्लायंस थोड़ी, नॉन कंप्लायंस थोड़ी ना करे, एसआर पास करना था, कर दिया, खाली लिखने में गलती हो गई इनसे, तो रिडक्शन इन्होंने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, इसको तुम स्टामा कर सकते हो, और इसका नाम भी याद करके जाओगे, इकोनॉमी होटल्स इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज आरओसी। तो ये जो कंपनी, इसने आरओसी पे केस करा है कि हम पे पेनल्टी वगैरह मत लगाओ, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं, मतलब सीएस पागल है जो उसने एसआर की जगह यूनैनिमस ओआर लिख दिया, कुछ सेंस ही नहीं है इस बात का, तो हम पे क्यों पेनल्टी लगा रहे हो फालतू में। उन्होंने बोला टाइपोग्राफिकल एरर हो गई, हम एडमिट करते हैं खुद, एनसीएलटी ने फिर अपील अलाउ करी। मतलब तुम देखो ना क्या है, क्या चल रहा है इसमें। सबसे पहले ये केस आरओसी ने फाइल करा होगा, फिर ये एनसीएलटी के पास गए होंगे, एनसीएलटी के बाद एनसीएलटी में गए होंगे, इतना बड़ा केस हुआ है ये, ठीक है। फिर एनसीएलटी ने क्या बोला कि नहीं नहीं भाई अपील सही है इनकी, छोड़ दो इनको, इनकी खुद की कोई गलती नहीं है, तो सिर्फ एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, इतना क्या दिमाग लगा। समझ में आ गई चीज? लिखो एक और केस, 6th। इसमें छोटे छोटे केसेस हैं, ज्यादा है बस। आरओसी वेस्ट बंगाल, शॉर्ट में लिख रही हूँ, करण किशोर
सामतानी, आरओसी वर्सेस करण किशोर सामतानी। इसको भी याद करना है, 2 सितारे लगाएंगे इसके आगे। करण किशोर सामतानी। रिस्पोंडेंट ने क्या करा था इसमें? रिस्पोंडेंट ने, करण किशोर सामतानी ने क्या करा था? वायलेट कर दिया, वायलेटेड। अरे सब खुश क्यों हो रहे हैं? कुछ है क्या करण का कुछ लेना देना? सेक्शन 160 सब खुश क्यों हो गए अचानक से? देखो क्या है, वायलेटेड सेक्शन 165। 165 किसका होता है, कौन बताएगा? तुम लिखो, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। तुम्हें ये अलग से लिखवाने पड़ेगी। अरे वैसे नहीं लिखवा सकती हूँ मैं तुम्हें सारे सेक्शन, सीरियस भी हो गए। इसके आगे लिखवाने पड़ेंगे, याद ही नहीं है। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अरे कोमल लाइव पे है, चलो बताओ। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का होता है ये, मतलब 20 कंपनियों से ज्यादा डायरेक्टर बन सकते हैं किसी में। तो ये बन गया था करण किशोर सामतानी, ठीक है। तो आरओसी ने इस पे केस कर दिया। एनसीएलटी ने क्या करा? कंपाउंड कर दिया, और कंपाउंड करके पेनल्टी कितनी लगाई? सिर्फ 50,000 की, ओनली 50,000। तो कम से नहीं कर, अरे ऐसे 3-4 केसेस है पूरे अपने मॉड्यूल के अंदर है ना, ऐसे 3-4 केसेस है जहां पे कंपाउंडिंग का मिनिमम से नीचे नहीं जा सकते ना। अरे वो नहीं, वो अलग था, रुको। मिनिमम फाइन 5,000 पर डे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस केस को समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। इसमें क्या हुआ था, ये जो करण किशोर सामतानी है जो भी है, ये डायरेक्टर था। इसने 20 कंपनी से ज्यादा कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर ली, तो वायलेशन करा इसने सेक्शन 165 का। आरओसी ने इस पे केस लगा दिया। फिर ये मामला एनसीएलटी के पास गया। एनसीएलटी ने बहुत ज्यादा रहम दिखा दिया इस पे, और पेनल्टी से 50,000 की लगाई, जबकि इसमें 165 की पेनल्टी कितनी है? 5,000 पर डे के हिसाब से, ठीक है। 5,000 पर डे पे इसके हिसाब से पेनल्टी लगनी चाहिए थी। और इसने ये कब तक करा था? ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, तो इसने करा था 272 डेज। तुम खुद निकाल के बताओ, खुद निकाल, मतलब एक दिन का 5,000, तो 272 डेज का कितना निकलना चाहिए, खुद निकालो। इतने दिन के लिए इसने मोर देन 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड की थी। हाँ इतनी। फिर एनसीएल80 ने लगाई। फिर एनसीएल80 ने कितनी लगाई? जितनी आनी चाहिए थी, 13,60,000 रुपए इस पे पेनल्टी लगी थी। फिर बहुत ज्यादा। मोर देन 20 कंपनीज में डायरेक्टर था ये। कंपनीज का कुछ गड़बड़ हो गया इधर, कंपनीज। ठीक है। कोर्ट ने क्या बोला कि कंपाउंडिंग की जो फीस होगी वो या तो इक्वल होगी और मोर देन होगी मिनिमम से। प्रिस्क्राइब्ड, ये इनका कंक्लूजन आया। इसमें मिनिमम कितनी थी? 5,000 पर डे की थी। तो या तो इसके बराबर लगाओ पेनल्टी, इससे ज्यादा लगाओ। आपने सिर्फ 50,000 लगा दी, 13,60,000 आ रही थी इसकी, और उसने लगाई कितनी थी एनसीएलटी ने? 50,000। तो एनसीएल80 ने बोला फिर ऐसे नहीं होता, 13,60,000 ही लगेगी, मिनिमम तो लगनी ही चाहिए, वही लगेगी। समझ में आ गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टामा कर लेना ये इसका। फिर है ना एक और केस है, छोटा सा केस नहीं, वो केस स्टडी है, प्रोजेक्ट ईगल करके, उसको रीड कर लेना बस, रीड ओनली। इससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा क्या सिर्फ रीड करना है, क्या हमें थोड़ा सा समझ के जाना है, और क्या पूरा रट के जाना है। 3 कैटेगरी है यहाँ पे, सिर्फ रीड ओनली, एक जो समझना है, और एक समझ के रटना भी है। समझ में आ गई चीज? वो मैं अपने आप बता दूंगी, जिस पे स्टार मार्क करूं वो रटना है, ठीक है। अब है चैप्टर नंबर 2, हो गए चैप्टर 1 के। फर्स्ट इसमें है मैसर्स एसडीयू, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ये ऑलरेडी कवर्ड है। मैसडीयू एसडीयू होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टार मार्क लगा रही हूं मैं इसमें। ये मैंने लिखवाया हुआ भी है तुम्हें, तुम्हारी उसमें कॉपी के अंदर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कवर्ड। इसमें इन्होंने कुछ तो है ना रजिस्टर और मेंबर में गड़बड़ करी थी, पेनल्टी लगा दी थी। हाँ बड़ा सा केस था ये काफी। नहीं ये वो वाला नहीं है,
सेकंड, हाँ पेनल्टी तो इन सब में लगे, चैप्टर 2 में लिखो आगे। वेल्सपुर प्रोजेक्ट, वेल्सपुर प्रोजेक्ट प्राइवेट, नहीं सिर्फ लिमिटेड है, लिमिटेड वर्सेस एनसीएलटी। वेल्सपुर नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है वेल्सपुर प्रोजेक्ट लिमिटेड वर्सेस, कंपनी का नाम है मतलब एनसीएलटी। इसमें बहुत छोटी सी बात लिखी हुई है, इसको भी रीड ओनली वाला ही है। सेक्शन 170 किसका होता है याद नहीं होगा तुम्हें, रजिस्टर ऑफ केएमपी, इसका वायलेशन हो गया था। क्या ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है क्या? इस केस में बोला था हाँ कंपाउंडेबल है, बस इतना ही केस है। अगर आप रजिस्टर ऑफ केएमपी में कुछ भी वायलेशन करते हो, एंट्री करना भूल जाते हो, जो भी करते हो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। फाइन तो लगेगा, फाइन थोड़ी ना बचेगा, पर कंपाउंडेबल है, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। छोटा मोटे गलती है ये तो कोई बड़ी गलती भी नहीं, ठीक है। हो गया ये? तो देखो चैप्टर 2 के थोड़े से इंपॉर्टेंट ज्यादा, चैप्टर 1 का तो सारे रीडिंग वाले थे, एक दो ही थे बस जो काम के, जिसका तुम रेफरेंस दे सकते हो, उसके आने के चांसेस भी कम है। चैप्टर 2 से थोड़े इंपॉर्टेंट वाले चालू हो जाते हैं। एसडी वाला हमने कर लिया, वेल्सपुर वाला इतना सही था। थर्ड वाला देखेंगे अब। थर्ड वाला लिखो, काफी लंबा चौड़ा नाम है इसका, नाम भी याद करना है। अर्जुन पंडित राव होलकर कोटकर वर्सेस कैलाश, ये भगवान इसका तो नाम याद करने में तुम्हारे को दिक्कत आएगी, काम कर दिया, ठीक है। कैलाश कुशन राव, मंत्र लिख रहे एकदम, कुशन राव गोरन तयाल एंड अदर्स। इसकी बात बहुत छोटी सी है, इसका नाम है गोरन तयाल, इसके सरनेम है तयाल, हाँ। देखो अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरन तयाल एंड अदर्स, ठीक है। टंग ट्विस्टर है ये। एडमिनिसिबिलिटी किसके ऊपर था ये केस, एडमिनिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तुमने वो पढ़ा होगा एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसमें लास्ट में 10 जगह पे पढ़ लिया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल है। अब वही ये केस, इतना ही ये केस, बट जहां पे भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे क्वेश्चन आ जाए मान लो, क्योंकि हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर है ना, तो क्या डॉक्यूमेंट्स को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको हम लोग कोर्ट में पेश कर सकते हैं एज एन एविडेंस, तो कर सकते। तो ऐसा कुछ भी केस आ सकता है रैंडम, उसमें तुम्हें ये केस का रेफरेंस देने काम बहुत आएगा, इसलिए इसको स्टार्मक करना है, लर्न करना है तुम्हें। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। इतना ही है केस, तो इतना ही है। देखो क्या है, ई एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिनिसिबल है, एडमिनिसिबल है, एडमिसिबल है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया है, नहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये याद कर लेना तुम अपने हिसाब से, 2023 का है, ठीक है। अब एक चीज और मैं लिख देती हूँ इसके अंदर, ध्यान से सुनना, अरे बातें बंद करो, जल्दी जल्दी लिखना ही, हमारे पास टाइम बहुत कम है, सुनो अच्छे से, तो बातें मत करो, सुनो अच्छे से। ये अभी क्या हो चुका है, बीए से हो चुका है, ठीक है, पर इसमें जो केस दे रखा है वो तुम्हारा पुराने जमाने का दे रखा है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो सेक्शन जो दे रखा होगा वो तो इंडियन एविडेंस एक्ट का होगा, तो बीएसए वाला सेक्शन भी लिखवा रही हूँ, अगर एग्जाम में लिखना हो तो सेक्शन 63 लिखना, जो बुक में दे रखा है वो मत लिख देना। समझ में आई क्या बात? तो नया सेक्शन लिखोगे, क्योंकि एक्ट भी नया लिखना पड़ेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट हम यूज नहीं कर सकते, पुराना सेक्शन भी यूज नहीं कर सकते, तो तुम केस का नाम तो ये रखोगे, सेक्शन बदल देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अपना थर्ड था नहीं, ये फोर्थ लिखो, फोर्थ। मैसर्स मिचलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आरओसी, इंडिया मिचलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आरओसी। इसमें क्या हुआ था, ऑडिटर ने कुछ रिमार्क दिए थे कंपनी के बारे में, ऑडिटर ने रिमार्क दिए थे, गिवन रिमार्क्स,
3 रिमार्क्स दिए थे उसने। एक तो बहुत ही वीक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स नहीं बना रखे हैं, अगर किसी ने आईएफसी की फुल फॉर्म पूछी, हाँ आप सही बोल रहे हो, 10 बार पढ़ा हुआ टॉपिक। फिजिकल रिकॉर्ड्स नहीं बना रहा, फिजिकल रिकॉर्ड्स को ई रिकॉर्ड्स में चेंज नहीं करा था। क्या इंडिया से पहले मिचलिन नाम है उसका, कंपनी का एन है वो, एन मिचलिन, अजीब गरीब नाम है कंपनी होगी। अब ऑडिटर ने बोला कि इनका वीक फाइनेंशियल कंट्रोल है, रिकॉर्ड्स इनसे बनाए नहीं जा रहे, फिजिकल वालों को इलेक्ट्रॉनिक में चेंज भी नहीं कर रहे ये लोग, है ना, आउटडेटेड है मतलब कंपनी, ये सब बोल के गया। और बीओडी ने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, नॉट ऑफर्ड एक्सप्लेनेशन, तो इन पे पेनल्टी लगा दी। इतना सही केस है, इसको भी तुम याद कर सकते हो, 2 स्टार लगाना है इसको, याद करके जाना है इसको। एक तो ये अर्जुन पंडितराव वाला और एक ही मिचलिन वाला, इसको तुम्हें एग्जाम्पल की तरह यूज करने में काम आएगा, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ था बताओ, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा समराइज्ड वे में लिखवा रही, हो गए चैप्टर 2 के भी। नॉट ऑफर्ड एक्सप्लेनेशन, कन्वर्ट नहीं करा, समझ में आ गया क्या। ऑडिटर ने 3 इनकी बुराइयां करी और बीओडी ने कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया उस पर, तो पेनल्टी लगा दी इन पे, और क्या है, हो गया याद। इसमें कितने थे इंपॉर्टेंट, अर्जुन वाला था, ये मिचलिन वाला था, बस ये थे। और ऊपर वाला तो हमने ऑलरेडी याद करा हुआ है नोट्स के अंदर, तो इसके हमें टेंशन नहीं है, बस इतने ही थे। चैप्टर 3 लिखो ऊपर, एक्सप्लेनेशन। हाँ उसके भी है, कुछ कुछ है उसमें, ज्यादा काम के नहीं। सेबी वर्सेस शंकर, केस नंबर 1, छोटा सा केस है, रीड वाला ये सिर्फ। कंपनी को, लिस्टेड कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी थी, उसको बायबैक के रेगुलेशंस कंप्लाई करने थे। बायबैक, क्या बोलना चाह रहे हो आप, अरे लिखो तो सही, तुम लिखते कम हो बोलते जाते, कितनी बातें करोगे दोनों। लिस्टेड कंपनी बायबैक रेगुलेशन कंप्लाई करना था, नहीं करा, इफ नॉट तो पेनल्टी किस पे लगेगी, कंप्लायंस ऑफिसर पे भी लगेगी। सेबी वर्सेस शंकर, अरे नाम तुम्हें समझ में कैसे आएंगे, पूछ लो मुझसे, कोई टर्म थोड़ी ना वो जो समझ में आ जाए। शंकर, सेबी वर्सेस शंकर। लिस्टेड कंपनी बायबैक रेगुलेशन से कंप्लाई करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो कंप्लायंस ऑफिसर को भी लपेटे में ले लेंगे, ठीक है, उस पर भी पेनल्टी लगेगी। कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है, सीएस, तो इसलिए केस हमारे सिलेबस में और क्यों है, इसको बस एक बार रीड करना है, याद नहीं करना है इस केस को, नाम भी याद नहीं करना। कंप्लायंस ऑफिसर भी रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, बस इतना ही केस था। बुक से पढ़, ये जो रीडिंग वाले केसेस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको कंपाइलर से नहीं पढ़ना, यहीं से बस समरी रीड कर जाना, रीडिंग बेसिस पे पढ़ के चले जाना। जो स्टार मार्क है उसका तो तुम्हें नाम याद करना है, पहले यहाँ से समरी पढ़नी है, फिर बुक से पूरा याद करना है, समझ में आ गई चीज। अब लिखो सेकंड, ये सिर्फ रीड ओनली था, रीड इट आउट। उसके बाद लिखो दीप हिमांशु, अब जब मैं नाम बोल रही हूँ तब बातें करनी है, याद करो, दीप हिमांशु देसाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन, यूनियन ऑफ इंडियन ही इंडियन, ये भी बहुत छोटा सा टाइम पास सही वो है, एक्ट है, मतलब केस लॉ है, लिख लिया। इसमें क्या होता, तुम्हें अगर याद हो तो 164 सेक्शन जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का होता था, उसका सबसेक्शन 2 था, उसका क्लॉज ए था, क्या था ये, इसका इन्होंने वायलेशन करा था। डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना कि हम लोग कितने 3 साल तक अगर
मतलब आप उस कंपनी के डायरेक्टर हो जिसने 3 सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आप उस कंपनी में उस कंपनी को छोड़ के सारी कंपनी में डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। याद आ गया क्या? ठीक है, तो ये 164 का इन्होंने वायलेशन कर दिया था, तो जब ये डायरेक्टर क्या हो गए, डिस्क्वालीफाइड हो गए, ये लोग हो गए डिस्क्वालीफाइड, तो मतलब ये कहीं और नहीं जा सकते। तो अब इनका डिन तो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये डायरेक्टर ही नहीं बन सकते, डिन डीएक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन आएगा, मुझे एक बात बताओ, अगर ये वायलेशन किस चीज का है, नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न, इसका होता ही, ये दे रखे नहीं है तुम्हारी बुक के अंदर ये सेक्शन किस चीज का है। ठीक है, कई जगहों पे तो तुम्हें याद होने ही चाहिए वैसे भी, ये तो मैं लिखवा रही हूँ ब्रैकेट में, सुनो अच्छे से। 164 सेक्शन ये बोलता है कि अगर आपने 3 साल तक कोई फाइलिंग वगैरह नहीं करी तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब क्योंकि फाइलिंग नहीं करी थी तो डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनका डिन डीएक्टिवेट कर दिया। अब बात ये आती है कि इनको फाइलिंग करनी भी तो पड़ेगी फिर कभी ना कभी, तो क्योंकि उस कंपनी को छोड़ के सब कंपनी में डिस्क्वालीफाइड होते हैं कि इस कंपनी में तो जिम्मेदारी इनकी रहती है। याद आ गया क्या? तो डिन के बिना फाइल कैसे करेंगे, तो वापिस से एक्टिवेट करेंगे फिर। ठीक है, तो इनका डिन क्या होगा, रीएक्टिवेट होगा। ठीक है, सिर्फ फाइलिंग के टाइम, और फाइलिंग होते ही आफ्टर फाइलिंग वापस से डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर से डीएक्टिवेट करेंगे। समझ में आ गया? पहले डीएक्टिवेट करेंगे, फिर फाइलिंग के लिए रीएक्टिवेट करेंगे, और फिर वापस से डीएक्टिवेट कर देंगे। बस यही है केस, इसको भी एक बार रीड कर लेना बस। तो सारे रीडिंग वाले ही हैं, टाइम पास ही इसमें सारे, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वही है ना, तुम देखते हो इसके अंदर कंपाइलर के अंदर हो, तुम्हें लगता है कि ये छूट गया वो छूट गया, यहाँ से पढ़ लेना बहुत है। नोट जिस पे मैं स्टामा कर रही हूँ ना, वो रट के जाना है वर्ड टू वर्ड, जितना याद कर सको। जिस पे मैं स्टामा कर रही हूँ, जैसे वो अर्जुन पंडित राव वाला था ना, उसको मैंने 2 लाइन में लिखवाया है, वो बुक में इतना है, वो याद करके जाना है जितना हो सके, बुक के याद करके जाना जो मैं स्टामा कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं लर्न लिख रही हूँ उसमें, रीड नहीं लिख रही। रीड तो तुम यहाँ से भी करके जा सकते हो। समझ में आ गई चीज? ये मैंने अभी बोला था, देखो अब वापिस आ जाओ, वापिस से बोल रही हूँ, जिसने नहीं सुना है, स्टामार्क जिनको कर रही हूँ, बुक से याद करके जाना है। ठीक है, बुक से बोल रही हूँ मैं, यहाँ से पहले समरी पढ़ोगे, क्रक्स समझ लोगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बुक से पढ़ोगे तो बस फैक्ट्स थोड़े से जितना रट सको उतना रट लेना, एज इट इज याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कम से कम लैंग्वेज ज्यादा बनाने का ट्राई करना, बुक से पढ़ के जाना है। और जो मैं सिर्फ रीड ओनली लिख रही हूँ, 1 स्टार बना रही हूँ, वो तुम यहाँ से भी पढ़ के जा सकते हो आराम से। ठीक है, और उसका नाम भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा केस लॉज याद करेंगे तो सारी भूल जाएंगे, लिमिटेड याद करेंगे तो चांसेस है कि हम कोट कर पाए। इतने नाम कैसे याद करोगे? पेनल्टी याद होगी तुमसे चैप्टर 6 की, वो याद करो पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब लिखो एवीएस एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी। ये बहुत टाइम पास केस है। कंपनी का जो नाम था वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया, क्योंकि कंपनी ने एआर नहीं फाइल करे थे 2 साल तक, नॉट फाइल्ड फॉर 2 years। तुमने डोरमेंट कंपनी तो पढ़ा हुआ ही है, 2 साल तक अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते तो डोरमेंट स्टेटस में आ जाता है क्या? बिल्कुल। तो ये चीज कंपाउंडेबल है क्या? हाँ, तो सही करवा लो, फाइलिंग कर दो, और फिर वापस से रिस्टोर हो जाएगा तुम्हारा नाम। नेम कैन बी रिस्टोर्ड आफ्टर फाइलिंग पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। बस टाइम पास केस था ये भी। एवीएस एंटरप्राइज का कंपनी का नाम हटा दिया था और बोला था कि तुम्हें डोरमेंट स्टेटस दे रहे हैं, और डोरमेंट में भी काफी टाइम रह गई थी कंपनी, तो आरओसी ने नाम ही हटा दिया कंपनी का कि तुम मैंने फाइलिंग तो करते हो नहीं। तो आप ना कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये, कंपाउंडिंग जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, माफी मांग सकते हो, और आपका जैसे ही आप एआर वगैरह जमा करोगे तो आपका रिस्टोर हो जाएगा नाम, सिंपल। बोलते ना वो डिफॉल्ट को गुड कर दो, फिर चीजें अलाउ कर देता है आरओसी, वही वाली चीज है। फोर्थ देखो, ये फोर्थ देखो कैसे बनाया है मैंने। फोर्थ लिखो, हिफ को फार्मिंग
लिमिटेड वर्सेस आरओसी। ये ऊपर वाला जो एवीएस वाला था ना वही है, सेम एज एवीएस। तो इसको बुक से पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। तुम्हारा मन करे कि नहीं हम एक बार तो रीडिंग करके जाएंगे ही, सिर्फ नोट से नहीं पढ़ेंगे, तो तुम एवीएस एवीएस वाला पढ़ लेना, ठीक है। ये पता है मुझे। हो गया, ये चैप्टर इतना ही था। रीड चैप्टर 4 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाला। उसमें एक केस है मयंक अग्रवाल वाला, वो इस अटेम्प्ट में आ चुका है, लास्ट अटेम्प्ट में ऑडिट वाले में। ईएसजी में भी सेम केस है, यहाँ पे भी सेम केस है, दोनों जगह काम का है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सीएस के बारे में है। उसमें सीएस की ड्यूटी, सीएस के पास कितनी पावर होती है, वो डायरेक्टली जा सकता है। हाँ, तो मयंक अग्रवाल वाला अच्छे से पढ़ के जाना, वो इस अटेम्प्ट में आ चुका, मुझे नहीं लगता वापिस से वो देंगे, बट रीड कर लेना एक बार। मयंक अग्रवाल सीएस के रिगार्डिंग ये पूरा केस ईएसजी से पढ़ लेना और रीड करना है इसको, बस एक ही केस है इसमें चैप्टर को, और ये इसी अटेम्प्ट में आ चुका है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि कैसे पढ़ेंगे। ईएसजी में कौन से चैप्टर में? 17 में। सीएस वाला एक ही चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग, 7 उसी में होगा, उसी में फॉर श्योर उसी में है। लिखो चैप्टर 5 में बहुत दुनिया भर की केस स्टडी भर दी इन्होंने। एथिक्स है ना, तो एथिक्स तो कहीं पे भी अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसमें भर भर के केस स्टडीज, और ये चैप्टर बहुत इजी है, इसलिए वो ट्राई करते हैं कि केस स्टडी के फॉर्मेट में पूछे, थोड़ा हार्ड बनाने के लिए। तो इसकी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। आ जाओ चैप्टर 5 की। एक ही है मयंक अग्रवाल, वो भी नहीं पढ़नी, वो भी एजी से पढ़नी। उसमें हमने पीएनबी वाला करा, वो पढ़ के जाना है। सत्यम वाला पढ़ना ही है, सत्यम वाला इसमें नहीं है, लेकिन इसी में है। यस बैंक कहीं ना कहीं तो है, नहीं इसमें भी है, ऑडिट में कहीं है सत्यम वाला, एक में लिखवाई भी थी मैंने। यस बैंक है, ये सब हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा वाले रीड कर लेना, अदर रीड। ये हो गई केस स्टडी की बात। अब केस लॉस पे आ जाते हैं हम लोग। नंबर 1 यूनाइटेड ड्रैग्स। अब ये पता है क्या है, रुको देखा मैं बताती हूँ। यूनाइटेड ड्रैग्स अ ब्लडीड, केस लॉ नहीं है ये, केस स्टडी है, लेकिन याद करनी है। ब्लडीड पैसेंजर ऑफ अ फ्लाइट। अरे नाम नहीं है ये, स्टेटमेंट है। देखो इसमें क्या किया था, एक ना कंपनी थी यूनाइटेड एयरलाइंस करके, उन्होंने क्या करा, एक जो पैसेंजर था वो ओवर क्राउडिंग हो गई थी, बहुत सारे लोग भर गए थे। देखो इनकी एयरप्लेन देखो तुम तो पहले, ठीक है। और फिर उन्होंने एक पैसेंजर को निकाला बाहर, और निकालने के चक्कर में धक्का मुक्की हुई, और उसको ऐसा मारा कि उसके खून आने लग गए, ठीक है। तो फिर बाद में उनकी बहुत बदनामी हुई कि कैसी कंपनी है ये कैसे एथिक्स है इनके, ये कोई ये इंजर करा है इन्होंने, मतलब जो भी ऑफिसर्स थे ना इनके, उन्होंने पीट दिया उसको निकालते निकालते, तो ब्लडीड और खून आते हुए पैसेंजर को इन्होंने फ्लाइट से उतारा है, ठीक है। फिर इनकी काफी बदनामी हुई, बहुत क्रिटिसाइज हुआ। और इसमें क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में तो इतना ज्यादा इसका इशू नहीं हुआ, इनकी प्रॉफिट वगैरह पे ज्यादा कुछ नहीं आया, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर 13% इनकी कंप्लेंट्स बढ़ गई, और फिर तो इनकी भयंकरी बदनामी हो गई, ठीक है। और उसके बाद तो प्रॉफिट पे भी अफेक्ट आया, ऐसा कुछ है। तो देखो अगर कंपनी एथिकल नहीं रहेगी ना, दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेगी, अपने अच्छे काम नहीं रखेगी, अपने कर्म अच्छे नहीं रखेगी, तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा। फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है हमेशा बुरे कर्मों का, ये तो मैं बताना चाह रहे हैं। लिखो इसको, यूनाइटेड, ये यूनाइटेड एयरलाइंस ये 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। यही रट के जाना है, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी कवर है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी कवर है, ठीक है। तुम इतना अच्छे से पढ़ लो क्लास के अंदर, वही बहुत है। 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स रिमूव्ड अ ब्लडीड, और क्लास अच्छे से लेनी है इसकी, तो बातें कर रहे हो बीच बीच में, अच्छे से पढ़ लो इसको। रिमूव्ड अ ब्लडीड पैसेंजर, इसको बहुत ही अनएथिकल माना गया था, ये हुआ था इस केस में, ये फैक्ट्स है केस के, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर उनकी 13% कंप्लेंट्स बढ़ गई, सब इशू रेस करने लग गए कि उन्होंने ये करा वो किया। और सोने पे सुहागा इसका कोई तो सीईओ था, उसने एक बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट भी दिया था, सॉरी भी बोला और नहीं भी बोला, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया था, तो ये और ज्यादा बदनाम हो गए। सेकेंड, 21st सेंचुरी फॉक्स एंड बिल ओ रैली,
ये तुम एग्जाम्पल में कोट करने के लिए बहुत बढ़िया केस है, ठीक है, एग्जाम्पल में कोट करने के लिए बढ़िया केस है ये। 21st सेंचुरी की तुमने मूवीज देखी होगी ना, हॉलीवुड मूवीज, 21st सेंचुरी लिखा हुआ था स्टार्टिंग में लोगो, अगर याद हो तो, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, एक ना इनकी कोई न्यूज चैनल, और ये प्रोड्यूसर है बहुत बड़ा वहां का, हॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, 21st सेंचुरी फॉक्स, ठीक है, जैसे हमारे जियो ये है ना अपने प्रोड्यूसर्स यश चोपड़ा और ये सब, वैसे वहां पे 21st सेंचुरी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी मूवीज बनाते हैं, इनका न्यूज चैनल भी था खुद का। तो न्यूज चैनल की जो एंकर थी, है ना, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था, उसने कंप्लेंट फाइल कर दी, और वो कंप्लेंट को दबाने के लिए इसने कमेंटेटर था बिल ओरेली, ठीक है, इन इन कंपनी वालों ने उनको उसको पैसे खिलाए कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, ये बहुत ही अनएथिकल बात है, एक तो सेक्सुअल हरासमेंट चल रहा है तुम्हारी कंपनी में, वही बहुत अनएथिकल बात है, ऊपर से तुम्हें और बाद में ये पे पता चला कि इसका जो ओनर था ना 21st सेंचुरी को, उसको पता था सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। एंकर कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी तो नहीं होती, सीधी सी बात है। तो जो पता होगा अगर ओनर को, और उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो बहुत ही खराब बात है, बहुत अनएथिकल बात है। एक तो तुम ये सब अलाउ कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, ऊपर से ये तो बहुत ही गई गुजरी हरकत हो गई कि तुम उसको छुपाने के लिए पैसे खिला रहे हो लोगों को। तो ये सब हुआ था इसके अंदर, ये बहुत अनएथिकल बात थी। तो पता ना चैप्टर 5 एथिक्स वाला है, तो उसमें ऐसी केस स्टडीज ये सारी, देखो क्या है, लिखो आगे, बहुत ही शॉर्ट में लिखवा रही हूँ। न्यूज चैनल कंपनी की एंकर थी, एंकर फाइल्ड लॉसूट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। समरी पढ़ लेना, फिर रीडिंग मार लेना एक बार, मन करे तो तुम्हारा। कमेंटेटर बिल ओरेली पेड, अच्छा इसने पे करा था, पेड 5 million टू कीप एलिगेशंस इन डार्क, एलिगेशंस इन डार्क, कि भाई सामने नहीं आने चाहिए ये बातें, जो भी है कमेंटेटर। बस इतना से केस था ये, टामाक वाला नहीं है, रीड कर लेना बहुत है, केस स्टडीज ही है इसके अंदर, क्योंकि तो मैंने सोचा जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं लिखवा रही हूँ, और बहुत शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, बट मैं स्टार मार्क नहीं कर रही हूँ, तो तुम यहाँ से भी पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। मैं नहीं चाहती तुम ये छोड़ के जाओ सारे, क्योंकि गलती से अगर तुम्हें एक दो एग्जाम्पल भी याद आ गए और तुमने वो लिख दिए, तो अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा, और क्या पता तुमसे थोड़ा सा उस रिलेटेड पूछ भी ले कुछ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, थोड़ा सा रीडिंग मार के चल जाना इसका। थर्ड, अल्फाबेट एंड फेसबुक, रिसेंट केसेस है, इसलिए क्या पता पूछ भी लेते हैं, और कुछ एग्जाम्पल कोट करने के लिए भी वो तुमसे ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं तुम कुछ एग्जाम्पल कोट करो, क्योंकि एथिक्स वाली केस स्टडी टाइम टू टाइम आती रहती है, सब बेकार ही कलयुग चल रहा है, ठीक है। तो अनएथिकल चीजें होती रहती है, रियल कंपनी के रियल एग्जाम्पल सही सारे, और सारे फेमस कंपनियां ही है, कोई भी इसमें ऐसी कंपनी नहीं है जिसका नाम तुमने सुना। 21st सेंचुरी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ऊपर यूनाइटेड एयरलाइंस बाहर की बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी है, फेसबुक को तुम जानती ही हो, एप्पल को तुम जानती हो, सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की केस स्टडीज है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पता है क्या हुआ था, रशिया उसने ना बहुत सारे एड्स खरीदे थे, ठीक है, और उस एड्स में ऐसी बातें थी कि है ना, जिससे यूनाइटेड नेशन फोरम में यूएसए ना उसको डिवाइड करने की बातें थी, ठीक है। अब जैसे मान लो इंडिया में तुम्हें ऐसे एड्स दिखने लग जाए जिसको देख के लोग, उनको मन में ऐसा है कि हम सब तो अलग अलग हैं, ठीक है, राजस्थानी अलग है, पंजाबी अलग है, मतलब टुकड़े करने की बात है देश के। तो रशियन गवर्नमेंट ने बहुत ही नीच हरकत करी थी, उसने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट खरीदे और फेसबुक पे अलग अलग सोशल मीडिया पे चलाने चालू कर दिए, और ये दिख रहे कहाँ थे, यूएसए वालों को दिख रहे थे, और वो जो ये कंज्यूम कर रहे थे एड, उनको लग रहा था कि हाँ ऐसी बात तो है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट जूज और क्रिश्चियंस, उनको अलग करने की बातें उन्होंने करी थी उस एड के अंदर। तो इसको बहुत ही अनएथिकल माना गया था, और इन पे काफी सारा केस वगैरह भी फाइल हुआ था। देखो क्या है, रशियन गवर्नमेंट bought thousands of ads aimed at dividing the country
द कंट्री। कंट्री को डिवाइड करने के लिए बहुत सारे एड्स खरीद लिए उन्होंने, और कहाँ चलाए ये? ऑन फेसबुक एंड गूगल, वहां पे चला दिए। तो ये बहुत अनएथिकल बात थी, सारे अनएथिकल केस स्टडीज ही पढ़ रहे हैं हम, और क्या है। एप्पल्स स्लोड डाउन, ये तो तुम्हें भी पता ही होगा, स्लोड डाउन आईफोन्स। स्टामा करो इसको, ये याद करके जाना है। ये तो कोई भला आदमी था जिसने केस कर दिया एप्पल पे। देखो फील तो सबको हो रहा था, पर केस एक नहीं करा, ठीक है। एप्पल पता है क्या करता था, करता है इनफैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत करता है। जब भी नया वर्जन आता है ना एप्पल का, जैसे एप्पल 17 अभी लेटेस्ट है, तो एप्पल 17 आ गया ना, तो जो जितने भी पुराने वर्जन है ना 13, 14, 15, वो अपने आप बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगे। ऐसे अपडेट्स लॉन्च कर देगा, पूरा कंट्रोल रखता है वो। आईफोन पे पूरा कंट्रोल है, एप्पल का कंट्रोल है सब कुछ, ठीक है। वो जब चाहे खराब कर दे तुम्हारा फोन, जब चाहे सही कर दे, ठीक है। ये एप्पल की बहुत गंदी आदत है। तो अब क्या है, जैसे जिसके पास पुराने आईफोन्स होंगे, है ना, अब उनको मजबूर करना है कि वो नए वाले लेटेस्ट वाले खरीदे, तो जबरदस्ती उनको खरीदवाने के लिए उनका फोन खराब कर देते थे, स्लो डाउन कर देते थे, अपना चलता ही नहीं था, चार्ज ही नहीं हो रहा, हीट अप हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। और ये लोगों ने नोटिस किया तभी होता है जब नया रिलीज होता है, तभी ये चीज होती थी। तो फिर एक आदमी ने केस कर दिया आईफोन पे, और उन्होंने मतलब एप्पल पे, और उन्होंने बोला ये जानबूझ के कर रहे हो, हमें सब समझ में आ रहा है। तो एप्पल ने एडमिट करा, उन्होंने बोला हम आपकी जो बैटरी है वो रिप्लेस कर देंगे, और वैसे तो $79 की आती है, पर $29 की हम कर देंगे। तो ये काफी लेटेस्ट बढ़िया सा केस है, इसको याद करके जाना है। एथिक्स में आपके डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है और तुम्हें लिखने भी काम आएगा। लिखो, एप्पल हैड बीन पर्पसली, जानबूझ के, पर्पसली स्लोइंग डाउन ओल्ड मॉडल्स। इनफैक्ट जब मतलब मैं परचेज करने गई थी, तो मेरे को भी है ना शॉप वाले ने बोला था कि आप है ना अगर न्यू ले रहे हो तो लेटेस्ट ही लो फिर, क्योंकि ये इसका कोई भरोसा नहीं, कुछ टाइम के बाद में धीरे चलेगा। मैंने बोला ऐसे कैसे चलेगा, 16 17 में कितना ही डिफरेंस है। बोले बहुत है, ठीक है, अभी 18 आएगा ना, तो आपका ये 17 जो आप लेटेस्ट ले रहे हो ना, ये भी थोड़ा सा हल्का सा कम काम करेगा। मैं बोला ये थोड़ी ना होती है, ऐसे थोड़ी ना होती है बात। तो उन्होंने बोला एप्पल ऐसे ही करता है, तो ये ऐसे ही होता है, ये ही है रीजन, ठीक है। एप्पल वैसे तो बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन स्टिल एप्पल इसलिए ही आजकल बोलते हैं ना, सैमसंग और गूगल वो इसको बराबर कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि इसने अपना नाम खुद खराब करा है जानबूझ के, ठीक है। एप्पल हैड बीन पर्पसली स्लोइंग डाउन ओल्ड मॉडल्स व्हेन न्यू वर्जन came out in a bid to force consumers to upgrade। ये तो जबरदस्ती करने की बात होगी कि अपग्रेड करना ही पड़ेगा उनको। ऑप्शन क्या बचा उनके पास? फिर एप्पल ने क्या करा, ऑफर्ड टू सेल बैटरीज, नई बैटरी दी पुराने वालों को, हाँ, फॉर $29 इंस्टेड ऑफ 79, $50 कम कर दी। और फिर उन्होंने दावा किया कि स्पीड पकड़ लेगा आईफोन पर, ये वाली नई बैटरी लगा लो। कितने शाणे हैं लोग, है ना, कितने। चलो केस हो गया, तब तक वेट कर रहे थे, पहले उल्टी हरकतें कर रहे थे आराम से। एक और छोटा सा केस है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट ये थोड़ा सा। महेश चंद्र अग्रवाल, ये मैं नाम इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि तुम जब पढ़ोगे ना कंपाइलर, तो बीच में नाम आएगा तो तुम्हें क्लिक हो जाएगा कि अच्छा ये तो वही वाला है, ठीक है। देखो क्या है, ये जो मिस्टर एम है, जो भी है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड थे एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मिस्टर एम, महेश को मिस्टर एम लिखा मैंने, महेश चंद्र अग्रवाल का केस है। मिस्टर एम ने रजिस्टर्ड हुए थे रजिस्टर्ड वैल्यूअर की तरह, लेकिन इन्होंने कुछ चीजें कंसील करके ये रजिस्टर्ड हुए थे, कंसील्ड मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो क्या ये अनएथिकल बात है कि नहीं है? कुछ चीजें, काम की चीजें छुपा ली और फिर रजिस्टर्ड हो गए, तो बाद में क्या हुआ होगा, कैंसिल हुआ होगा रजिस्ट्रेशन, और क्या हुआ होगा, बस इतना ही केस है।
दैट्स इट। इसने पहले झूठ बोला, कुछ चीजें छुपाई, फिर इसको रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मेंबर रजिस्टर कर लिया गया था। फिर बाद में पता चला कि इसने तो इतनी बड़ी बात छुपाई है, तो इसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अनएथिकल चीज थी। अब लिखना पड़ेगा हमें प्रोफेशनल एथिक्स पे कुछ कुछ केस स्टडीज है, थोड़ी हमारे काम की है। प्रोफेशनल एथिक्स से तो हमारे लिए काम की होगी। आ जाओ। अब ऊपर वाली थोड़ी टाइम पास थी। और इसने कौन सी बात छुपाई थी तुम्हें पता है क्या? इसने कौन सी मटेरियल इंफॉर्मेशन करी थी? लिखना चाहो तो लिख लो। इसके ऊपर 3 FIR पेंडिंग चल रही थी। ये बात इसने छुपाई थी। ये कोई छुपाने की बात? ये लिखना चाहो तो ये भी लिख लो। हो गया। प्रोफेशनल एथिक्स थोड़े काम के हैं। इसका नाम याद करना है, बी रंगनाथन वर्सेस सेबी। स्टार कर लेंगे इसको, 3 स्टार लगाएंगे इसके आगे। ये केस लॉ है, इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए ही है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेबी भी आ गया है इसमें। सेबी जहां आता है मामला इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। ठीक है, लिखो। इसको पूरा याद करके जाना है। मैं बहुत शॉर्ट में लिखवा रही हूँ इसको पूरा। मैं लिख भी देती हूँ। लर्न फ्रॉम कंपाइलर, पूरा केस याद करके जाना है, जितना तुम्हें याद हो पाए, जितना तुम्हें समझ में आए। ठीक है, याद करना है इसको। याद इसमें क्या हुआ था? सेबी इम्पोज्ड पेनल्टी। सेबी ने पेनल्टी लगाई थी 5 लाख की। ठीक है, ऑन एडलविस, नाम भी सुना होगा इस कंपनी का, एडलविस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, फेमस कंपनी है, EFSL। इस कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर पे पेनल्टी लगाई थी, कंप्लायंस ऑफिसर पे, जिसका नाम क्या था? ये बी रंगनाथन। ये CS था इस कंपनी का, बी रंगनाथन कंप्लायंस ऑफिसर थे इस कंपनी के। क्यों लगाई थी इन पे पेनल्टी? फॉर फेलियर फेलियर टू क्लोज विंडो ड्यूरिंग UPSI। ये याद है क्या तुम्हें? ये पूरा प्रोविजन याद है क्या? जो PIT रेगुलेशन है, ठीक है, वो PIT रेगुलेशन क्या बोलता है कि जब UPSI, जब कब तक हम लोग लीक नहीं कर सकते हैं, तो एक विंडो होती है, हाँ, उसको क्लोज करना होता है। आपको याद आ गया क्या? ऐसा कुछ प्रोविजन था पूरा। तो ये काम होता है CS का, और ये भूल गया इसने। इसने क्लोज ही नहीं करी विंडो, तो इस पे इन्होंने 5 लाख की पेनल्टी लगाई थी। यही केस है, इसको इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो क्रक्स तो यही था, समरी था, जो भी कंक्लूजन है सब यही था। बाकी ऊपर का एक बार थोड़ा सा फैक्ट्स इसके कंपाइलर से रीड कर लेना कि एक्चुअल में हुआ क्या था। लास्ट में तो पेनल्टी लगी थी, ये हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टामा कर लिया हमने। एक और लिखो, डिसिप्लिनरी कमिटी। ये सब रीडिंग वाले हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी ने पेनल्टी लगाई थी 10,000 की, एंड रेप्रीमेंड किया था CS को। रेप्रीमेंडेड नहीं, अलग से हो गया ये। सेकंड, पहली बात तो ये ऊपर वाला क्या है? केस लॉ है। नीचे वाली बस बात है, मतलब केस लॉ भी है ये, लेकिन नाम नहीं दे रखा इसका। पेनल्टी 10,000 की लगाई थी, एंड रेप्रीमेंडेड CS, गिल्टी पाया गया था इसको, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हाँ, वही वाला चैप्टर 4 वाले ये चीजें हैं, लेकिन एथिकल नहीं था, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अंडर क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। किसके बारे में था ये? ग्रॉस नेग्लिजेंस। इसने कुछ तो ग्रॉस नेग्लिजेंस करा, उसके लिए इस पे पेनल्टी लगाई है। ठीक है, हो गया क्या? क्योंकि इसने क्या करा था? कब की थी ग्रॉस नेग्लिजेंस? वाइल इशुइंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट।
तुम्हें याद हो तो ये हमने पढ़ा था कि शेयर ट्रांसफर अलॉटमेंट इन सब के टाइमली ये सब हो गए, उसके रिगार्डिंग एक शेयर सर्टिफिकेट जाता है, ऑडिट में बहुत बार पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। उसको बेचते टाइम इसने ग्रॉस नेग्लिजेंस करा था, इसलिए इस पे इतनी पेनल्टी लगी। बस रीड करना है इसमें ना। चैप्टर 5 में है ना, वैसे काम का एक ही है केस लॉ, ये रंगनाथन वाला, महेश वाला नहीं। एक मिनट रुको, यहाँ तक तो वही थे मेरे अकॉर्डिंग। अरे ये तो उसके ना, अच्छा ये केस स्टडीज जो है इसमें तो देखो, तुम एप्पल वाली याद कर लेना, 21st सेंचुरी वाली भी कर सकते हो, 2 याद कर लेना यहीं से, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रंगनाथन वाला भाई बुक से पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और ये वाला बस रीड आउट कर लेना, और भी छोटे मोटे मैं तुम्हें दिखाई दूं क्या, रुको 1 मिनट। रुको 1 मिनट, दिखाई देती हूँ। मुझे मिलेगा नहीं, पता नहीं कहाँ डाल रखा है इस वाले क्लास में। CRBI का है ये तो पूरा ही, कहाँ मिलेगा ये। देखो ये रहे, देखो यहाँ से मैं दिखा देती हूँ, ये है यहाँ पे दे रखे हैं, ये चैप्टर 5 में मिल जाएंगे तुम्हें। ऊपर वाला तो ये तो रीड ही था बस, तो मैंने लिखवाया भी नहीं इसको, ठीक है। ये वाला रंगनाथन वाला पूरा पढ़ना, देखो कितना बड़ा केस है ये पूरा पढ़ के जाओगे, ये रहा यहाँ तक ही, ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना। और ये जो है ना, ये छोटे छोटे, ये अभी 10,000 वाला हमने लिखा, ऐसे ही है सारे ये तीनों, इसको रीड करना है, ये मैं बोल रही हूँ। समझ में आ गई चीज। जैसे इसमें देखो क्या दे रखा है, आईसीएसआई ने सस्पेंड कर दिया था एक सीएस को मेंबरशिप से 3 महीने के लिए, क्योंकि उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया था। क्यों? उसने प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं किया था डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो ये एक केस आ गया। सेबी ने पेनल्टी लगाई थी 10 लाख की कंपनी सेक्रेटरी पे, क्योंकि उसने मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी थी, ठीक है। फिर आईसीएसआई ने फिर से सस्पेंड करा है किसी सीएस को मेंबरशिप 3 महीने के लिए, क्योंकि उसने क्या करा, आईसीएसआई के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करा था। तो छोटे मोटे केसेस है, रीड ओनली वाले, समझ में आ गया, अभी कर लिया हमने रीड। 3 महीने के लिए इसको, हाँ शेड्यूल 1 में इस, हाँ शेड्यूल 1 का ही होगा कुछ। देखो चैप्टर 6, चैप्टर 6 काम का है बहुत ज्यादा, चैप्टर 6 हर जगह से काम का ही है वो। हाँ इसमें ज्यादा भी, कोमल चड्डा वर्सेस SFIO, ये छोटा सा केस है, इसमें ज्यादा काम की बातें नहीं, लिख लो फटाफट। सेक्शन, कोमल का नाम आ गया है, सेक्शन 447 का केस है ये, फ्रॉड करा है। क्या करा है? फ्रॉड, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस झूठी मूठी सेल दिखा दी फूड ग्रेन्स की, सेल ऑफ फूड ग्रेन्स ये दिखाया। क्या लिख रही हैं? फ्रॉड का सेक्शन है 447, उसके रिगार्डिंग केस लो है कोमल चड्ढा वर्सेस SFIO। मिस यूज करा, मिस यूज ऑफ चेक डिस्काउंटिंग, ये चेक डिस्काउंट ये सब क्या है? वही है, फ्रॉड करा, मतलब असेट दिखाई ज्यादा और लायबिलिटी दिखाई कम। मैनिपुलेट करा, मैनिपुलेट करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो इसको ऑफिसर डिफॉल्ट माना गया। अब बात ये नहीं है कि इसने फ्रॉड करा या फिर इसने कुछ कुछ चीजों में इन्वॉल्वमेंट इसका आ गया, या फिर मतलब ऑफिसर डिफॉल्ट में आ गई थी, इसने करा नहीं था सब कुछ, है ना।
तो क्या इसको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये क्वेश्चन था इसमें पूरे केस में कि किसको बेल दे कि नहीं दे। फ्रॉड का पूरी कंपनी फंस गई थी फ्रॉड के केस में, उन्होंने ये सब उल्टे काम करे थे। उसमें से एक लड़की थी वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आ गई, ठीक है, नहीं पता कुछ नहीं है उसको, फ्रॉड मेंस लिया नहीं था बट ऑफिसर इन डिफॉल्ट में उसका नाम था। तो क्या इसको बेल दे दे क्या, हाँ बेल मिल सकती है, बस इतना ही केस था ये। तो याद नहीं करना ये, बस एक बार रीड कर लेना। उषा मार्टिन वाला मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये कवर करा था हमने क्लास में, कवर्ड है ये, उषा मार्टिन वाला हमने कवर करा था, कॉपी में नहीं लिखा, हमने क्लास में रीड करा था इसको अच्छे से। कॉपी में मैंने सिर्फ 2 ही केस लॉज लिखवाए, वो एसडीओ वाला और एक और लिखवाया था कोई सा, तो वो भी चैप्टर 2 में, बस वो भी मैंने क्यों लिखवाया मुझे नहीं पता। दोहा ब्रोकरेज, दोहा पोहा नहीं दोहा, ब्रोकरेज तुम्हें कुछ भी सुन सकता है, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस आरओसी। इस पे लगाओ तुम 3 सितारे, ये तुम्हें करके जाना है याद, कंपाइलर से याद करके जाना है। 2 सितारे लगाएंगे, 3 ज्यादा हो गए। लिखो इंपॉर्टेंट केस लो, ध्यान से सुनना। तुमने सेक्शन 19 पढ़ा होगा कंपनी लॉ का। सेक्शन 19 क्या बोलता है, क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर एक्वायर कर सकती है क्या? अरे बातें कब बंद करोगे तुम, क्लास के बाद करना अब तुम, वैसे भी टाइम हो गया है, जल्दी से इसको निपटाते हैं। इंपॉर्टेंट केस आ रहे हैं वैसे भी सारे, चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट ये केसेस। बताओ अब सेक्शन 19 क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट का सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर एक्वायर कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड। कैसे करेगी? तो प्रोहिबिशन है। अच्छा मैं तुम्हें कंट्रोल करूं, तुम मुझे कंट्रोल करो, ये क्या बात हुई? समझ में ये चीज, बाप बेटे को डांट रहा है, बेटा बाप को डांट रहा है, कुछ भी समझ में ये चीज। तो कंपनीज एक्ट ने साफ साफ मना कर रहा है कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर एक्वायर नहीं कर सकती है। इसके कुछ एक्सेप्शन थे, उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, आ जाओ देखो, लिखो सब्सिडरी कंपनी वॉज होल्डिंग, रट के जाने इस केस को और इसके कंक्लूजन को सबको। ये डायरेक्ट ऐसी ही ऐसी फैक्ट्स उठा के तुम्हारे को पूछ लेंगे, तुम्हें पहले तो इसका नाम लिखना पड़ेगा केस का, और उसके बाद ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और सेक्शन मेंशन कर दोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सब्सिडरी कंपनी वाज होल्डिंग शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। तो ये इन्होंने वायलेशन करा, वायलेशन हो गया है, बट इन्होंने एक बार ही करा था ये ऐसा काम, ठीक है, वन टाइम ऑफेंस था इनका, वन टाइम ऑफेंस, रिपीटेड ऑफेंस नहीं था। तो इन पे फाइन लगाया था 5,000 का, बस इतना सा केस है। क्यों करा इन्होंने 5,000 का ही फाइन क्यों लगाया? क्योंकि रिपीटेड नहीं था और कंपाउंडेबल भी था, छोटा सा है ना, ज्यादा बड़ी इन्होंने कुछ करा नहीं, फ्रॉड वगैरह तो करा नहीं, सिविल केस है, कंपाउंडेबल था, बस केस छोटा सा है। पर प्रोविजन कंपनी लॉ का है ना, तो पूछ सकते हैं ना तुमसे, कंपनी लॉ वाला सेक्शन पूछ लेंगे 19, और बोलेंगे हमने बुक में दे तो रखा है केस लॉ में, तुमने नहीं पढ़ा केस लॉ तो हम क्या करें? समझ में आ रहा है क्या करते हैं लोग? कंपनी लॉ पूछ लेते इसी बहाने से, फिर बच्चे बोलते हैं मैम पता नहीं क्यों कंपनी लॉ के क्वेश्चंस आ गए, कंपनी लॉ के क्यों पूछ लिया, ऑडिट में दे रखा है उन्होंने कंपनी लॉ आधा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आ रहा है, पूरे ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट केस आ रहा है, ऐसा मान लो। लिखो, इसकी मैं पूरी डिटेल्स लिखवाऊंगी, मतलब डिटेल में लिखेंगे इसको, बुक से भी पढ़ना है, यहाँ से भी पढ़ना है, यहाँ पे भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। पाहुजा ताकी, नाम तो याद करना है, पाहुजा ताकी वाला, हाँ, सीड लिमिटेड वर्सेस आरओसी, सही जा रहे हो तुम, ऐसे याद होंगे तुम्हें नाम। 3 स्टार करेंगे इसको, 4 कर लो चलो तुम इसको, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसकी मैं प्रॉपर समरी लिखवा रही हूँ, हर एक फैक्ट्स की, सब चीजों की। हाँ ये लास्ट है, चलो लास्ट तो क्या है, रुको 1 मिनट, देखो एक काम करो, चैप्टर 6 तो पूरा करो, क्योंकि फिर तुम्हारे आराम से कल हो ही जाएगा कंप्लीट। फिर 6 बजे तक मेरे को नहीं जाना होता है कहीं, यही रहूं, बैठी रहूं। आज क्या है, आज क्या खास है? इससे अच्छा बैलेंस करते हैं, दोनों दिन 1.5 घंटे की लो, कंप्लीट करो, 3 घंटे से ज्यादा का है भी नहीं है।
हो सकता है कल 1 घंटे में फ्री हो जाओ, हमें क्या पता, क्योंकि फिर परसों आधे घंटे की नहीं लगा पाऊंगी मैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? आज 1.5 घंटे की लो, कल 1.5 घंटे की लेना, बराबर बराबर करो। आ जाओ लिखो, लिखो सबसे पहले जॉइंट एप्लीकेशन मतलब किस पे, इस यही चैप्टर है मेन। इसमें देखो मैं तुम्हें बताती हूँ अभी कितने केसेस बचे हमारे, 6 7 8 टोटल 10 है, अभी अपन चौथे पे है। ठीक है, अरे मैं, तुम केसेस क्यों देख रहे हो, मैं तो 5 बजे तक का रुकने बोल रही हूँ तुम्हें। आज तुम सुनो, आज 1.5 घंटे की ले लो, कल भी 1.5 घंटे की ले लेना, जोर ही नहीं आएगा। कल इतनी लेट तक रुकोगे, कल तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो तुम्हें आज लग रहा है ना कि कल ले लेंगे, वो कल उससे क्या होगा मुझे बताओ, कोई सेंस नहीं है इस बात का तुम्हारी। क्या, हाँ देख, कौन कौन चाहता है कि 1.5 घंटे वाला हो? एक बच्ची चाहती है, एक बच्ची समझदार। तुम 2 दिन में आना बंद करोगे फिर, आज और कल। तो कल मैं 1.5 घंटे से ज्यादा की नहीं लूंगी क्लास, 5 बजे तक ही लूंगी मैं। तो 5 बजे तक अगर नहीं हुआ और आधे घंटे का बचा तो परसों नहीं जाएगा ये। नहीं, देखो मेरे को सर ने बोला है कि 5 बजे तक लेना है तो मैं लूंगी। अब 5 बजे तक एक केस, सिर्फ अगर ये होगा तो ये पे छोड़ देंगे, और अगर और एक्स्ट्रा होगा तो उस पे छोड़ देंगे। 5 बजे तक ले लो तुम। हाँ तो क्या सेंस है, इससे अच्छा कल टाइम से घर पे पहुंच जाना 5 बजे के बाद। ये तो करो तुम, ये तो करो, ये तो करो, ये रोक के बैठ गए। जॉइंट एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय कंपनी एंड वाइड, मुझे लगता है इसी में हो जाएगा टाइम। लिखो तुम, आधा तो तुमने ऐसे ही कर दिया। लिखो जॉइंट एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय कंपनी फॉर सेम ऑफेंस। ये केस दोनों में, वैसे चैप्टर 6 में भी और 7 में भी है, इसके आने के चांस और बढ़ जाते हैं। कमिटेड ड्यूरिंग मल्टीपल, दोनों जगह दे रखा उन्होंने क्योंकि दोनों के लिए रेलेवेंट है, दोनों चैप्टर के लिए। मल्टीपल ईयर्स बट वर नॉट कंपाउंडेड। ये देखो केस क्या था, ध्यान से समझना। तुम्हें अगर याद हो तो 2 अथॉरिटी होती है कंपाउंडिंग की, कौन कौन सी, कौन करता है कंपाउंडिंग? हाँ कैसे, तो बताओ तो सही, कौन करके देता है कंपाउंडिंग? आरडी या फिर आरओसी, क्या कौन सा? आरडी करता है। क्या कर रहे हो तुम, ये याद नहीं है तुम्हें? आरडी और एनसीएलटी इन दोनों के अलावा कोई नहीं करता। आरडी कहां तक की करता है, कौन से वाले ऑफेंसेस की करता है? 25 लाख, 25 लाख तक की, और इसके ऊपर, और इसकी कोई लिमिट है क्या मैक्सिमम? नो लिमिट। याद आ गई क्या? अब पता है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अब पेनल्टी किस पे लगती है, कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगती है, तो ये दोनों ज्वाइंट में एप्लीकेशन दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई? जैसे कंपनी के सीएस पे पेनल्टी लगी है और कंपनी पे भी पेनल्टी लगी है, तो दोनों एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि कंपाउंडिंग की। हाँ ज्वाइंट, टाइम बचेगा, ठीक है। दूसरा ज्वाइंट एप्लीकेशन क्या लगा सकते हैं, कंपनी की सेम ऑफेंस के लिए अगर मल्टीपल ईयर में बार बार हुई है, मान लो कंपनी ने ईयर 1 में ऑफेंस करा, ईयर 2 में ऑफेंस करा, कंपाउंडिंग नहीं करवाई अभी तक, तो इन दोनों के साथ में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि दोनों सालों की एक साथ। हाँ मतलब इनको ज्वाइंट एप्लीकेशन कैसे लगाओ लो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैं तुम्हें कुछ केसेस बता रही हूँ जो तुम्हें लिखने हैं। ये तुम इसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो मैं भी नीचे लिख देती हूँ, नहीं तो तुम्हें लगेगा ये अलग से क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके बिना तुम्हें केस समझ में नहीं आएगा ये। जैसे मान लो केस 1 लेंगे हम लोग, केस 2 लेंगे और केस 3 लेते हैं। चलो 3 केसेस ले लेते हैं, तुम बताना किसमें क्या आना चाहिए।
अब एक डायरेक्टर है, उस पर पेनल्टी लगी है 5 लाख की और कंपनी में पेनल्टी लगी है 15 लाख की। मुझे बताओ ये मामला किसके पास जाना चाहिए? आरडी के पास। तो क्या दोनों साथ में कितने हो रहे हैं इनके? 20 लाख। तो क्या ये दोनों आरडी के पास जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। समझ में आई चीज? अब तुम्हारे दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है वो क्या बन सकता है? डायरेक्टर पे पेनल्टी लगी है 20 लाख की और कंपनी पे लगी है 30 लाख की। क्या ये ज्वाइंटली जा सकते हैं क्या? क्या पहली बात तो ये ज्वाइंट एप्लीकेशन दे सकते हैं क्या? हाँ, अभी तो पढ़ा था, पहला पॉइंट ये था। लेकिन किसके पास जाएंगे? अब सुनो, वापस से ध्यान से सुनो। यही ये पॉइंट बता रहे हैं कि आपको इंडिविजुअल लिमिट देखनी है, कलेक्टिव लिमिट नहीं देखनी है। यही इस केस का कंक्लूजन है। ठीक है? क्या डायरेक्टर की लिमिट इंडिविजुअल कितनी है? 20 लाख। क्या वो अंडर द क्या है? 25 लाख। तो क्या डायरेक्टर आरडी के पास जा सकता है क्या? हाँ। और कंपनी एनसीएलटी हो जाएगी। समझ में आ गई चीज? दोनों सुनेंगे इनके अलग अलग मामले। एप्लीकेशन एक ही लगेगी, एप्लीकेशन में फीस लगती है ना, फीस बचेगी ना इन लोगों की। समझ में आया चीज? तो एप्लीकेशन ज्वाइंट हो सकती है, ऑथोरिटी अलग हुई। ठीक है? तो एनसीएलटी ये तो जाएगा एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी के पास, और ये जाएगा, ये अकेला जा सकता है कि आरडी के पास? हाँ। अब केस नंबर 3, डायरेक्टर है उस पे लग रही है 20 लाख की और जो कंपनी है उस पे लग रही है 25 लाख की। अब तो क्या दोनों ही जा सकते हैं क्या? अब बताओ। मिला के देखना ही नहीं है, मिला के कभी भी नहीं देखना, इंडिविजुअल लिमिट देखनी है। तो आरडी के पास दोनों ही जा सकते हैं क्या जॉइंट में? हाँ, इसकी भी विद इन द 25 लाख है और इसकी 25 लाख ही है। समझ में आ गई? ज्यादा होती है तो एनसीएलटी इन्वॉल्व होता है। ज्यादा किस केस में हो रही थी? केस 2 में सिर्फ कंपनी की केस में हो रही थी, तो उसमें एनसीएलटी आ जाएगा, बाकी सब आरडी कर लेगा। तो ये इस केस में ये इशू हुआ था कि देखो हमारी ना कलेक्टिव लिमिट इसमें कितनी हो रही है? 45 हो रही है। तो उन्होंने बोला ये तो एनसीएलटी में जाना चाहिए। फिर जज ने क्या बोला? नहीं, हम इंडिविजुअल देखेंगे, आरडी के पास जा सकते हैं। समझ में आ गई चीज? एप्लीकेशन ज्वाइंट होने का मतलब ये नहीं कि अमाउंट भी ज्वाइंट कर दी तुमने। अरे भाई, डायरेक्टर अलग इंसान है, उस पर अलग पेनल्टी लगी है, कंपनी अलग है, उस पर अलग पेनल्टी लगी है। तो क्या हमें इंडिविजुअली देखना चाहिए इनको या ज्वाइंटली देखना चाहिए? इंडिविजुअली। एप्लीकेशन ज्वाइंट लगा सकते हैं क्योंकि देखो पेनल्टी तो दोनों पे लगी है, कंपाउंडिंग तो दोनों ही करना चाहते हैं। एप्लीकेशन कैन बी जॉइंटली कैलकुलेटेड बट नॉट द अमाउंट। समझ में आ गई चीज? तो इसका लिख लो नीचे कंक्लूजन छोटा सा। यही केस था, ले दे के इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखा रही हूँ बस मैं। जॉइंट एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड, जॉइंट एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड टू आरडी और एनसीएलटी, क्योंकि किसी को भी जा सकती है ना फिर एनसीएलटी, इसलिए स्लैश करके लिखा हमने। बाय कंसिडरिंग क्या कंसिडर करेंगी? इंडिविजुअल लिमिट्स of OID and company even if total limit exceeds 25 लाख। बस हो गया, बाकी का पढ़ेंगे हम कल। इसको पूरा लिख लेना, इंपॉर्टेंट केस है। समझ में आ गया? ये लैंग्वेज लिख ली, लैंग्वेज भी लिखा दी मैंने इसमें। चलो, हमने पाहुजा ताकी तक पढ़ा था। पाहुजा ताकी वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसमें हमने सीखा कि जॉइंट एप्लीकेशन लगा सकते, कौन कौन लगा सकता है जॉइंट एप्लीकेशन? कंपनी और ओआईडी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट मिलके भी लगा सकते हैं। अच्छा, कई सालों की एक साथ भी लगा सकते हैं क्या? मल्टीपल ईयर्स की, मल्टीपल ईयर्स की भी लगानी पड़ेगी, लेकिन लिमिट इंडिविजुअली देखेंगे। इंडिविजुअली क्रॉस हो सकती है, एनसीएलटी के पास जाएगा मामला। आरडी है और एनसीएलटी है, ठीक है? तो आरडी 25 लाख तक के ही मामले सुन सकते हैं, इससे ज्यादा के नहीं सुन सकता। इससे ज्यादा की कौन सुनता है? एनसीएलटी। तो हम देखेंगे कि भाई माना इन्होंने ज्वाइंट एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन इनकी लिमिट्स को कंबाइंड नहीं करना, अमाउंट को कंबाइंड नहीं करना। केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जिसमें पहले तुम्हें सॉल्व करके देना पड़ेगा कि आरडी के पास जाएगा कि एनसीएलटी के पास जाएगा, फिर इस केस को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसका नाम याद करना पड़ेगा। समझ में आ गई चीज? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो हमने कल पढ़ा था पाहुजा ताकी वाला। इसके आगे के आज से हमें पढ़ने हैं। निकाल लो कॉपी और लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग इसमें। कुछ तो गिरेगा आज। लिखो सत्यनारायण वर्सेस एनर्जो, सत्यनारायण वर्सेस एनर्जो मैश्ड
नाम देखो, पावर इंजीनियरिंग कंपनी का नाम है, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, 3 स्टार वाला। जैसे पहुजा ताकी वाला था, चैप्टर 6 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे 6 7 इसमें काम किया सबसे ज्यादा, 6 में सबसे ज्यादा। एक तो वो रंगनाथन वाला पढ़ा था, वो तो एक ही था वही वाला, पहुजा ताकी, और अभी ये सत्यनारायण वाला। इस केस में क्या है देखो, क्या है सबसे पहले, अगर आप कुछ भी वायलेशन करते हो, किस चीज का वायलेशन करते हो, फ्रॉड के अंदर आप अगर आ जाते हो, तो फ्रॉड 2 चीजों में आपका लाइबिलिटी आती है। देखो एक बात बताओ, क्या फ्रॉड क्रिमिनल है या सिविल है? क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल लॉज के अंदर कहाँ पे पेनल्टीज लिखी हुई होती है, कहाँ पे ट्रायल चल सकता है? अरे वो तो कंपनीज एक्ट का है, कंपनीज एक्ट। हाँ तो वहां नॉर्मली जनरली कहाँ चलता है, मतलब कौन सा एक्ट लगेगा? बीएनएस लगेगा ना, बीएनएस। सीआरपीसी तो गया अब, बीएन बीएनएस लगेगा, बीएनएस। आईपीसी जो पहले हुआ करता था। तो क्या दोनों जगह पे केस चल सकता है क्या, कि भाई बीएनएस के अंडर भी चल रहा है और कंपनीज एक्ट के अंडर भी चल रहा है? तो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी, क्या सेंस है? तो क्या अगर कंपनीज एक्ट में चल रहा हो तो उसको कॉमन ट्रायल मान लेंगे क्या? हाँ, एक ही जगह होगा, बीएनएस आएगा ना। ये आईपीसी हुआ करता था पहले, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, साक्ष्य संहिता। फुल फॉर्म याद करो पहले तो तुम इनकी, ये ऐसे नहीं लिख सकते मैं एग्जाम में। भारतीय न्याय संहिता, संहिता इज कोड, कोड को हिंदी में बोलते संहिता। ठीक है, तो इसमें क्या जजमेंट है कि मल्टीप्लिसिटी नहीं करनी है प्रोसीडिंग की, 2 जगह केस थोड़ी चल सकते हैं, बस इतना ही था ये केस, बट ये आ जाता है कई बार एग्जाम में, और रेफरेंस देने भी काम आता है। तो इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला है, पूरा कंपाइलर से अच्छे से रट के जाना है, पहुजा ताकी जैसे। पहुजा ताकी को तो मैंने ही बहुत ज्यादा लिखवा दिया। तो लिखो ये कौन सा केस नंबर था, ये 5th था, 6th। मैसर्स कोडागू हेरिटेज, ये भी 3 स्टार वाला है, इसमें सारे काम के ही हैं, 3 स्टार। मैसर्स कोडागू हेरिटेज, इसमें था कि आईएनसी 22 फाइल करना था, जो फाइल करा नहीं। कितने टाइम में फाइल करना होता है? आईएनसी 22 किसका होता है? आईएनसी 22 को कैसे भूल सकते हो तुम? रजिस्टर्ड ऑफिस का फॉर्म है ये, कॉमन फॉर्म हर जगह चलता है। रजिस्टर्ड ऑफिस का फॉर्म कौन सा है? आईएनसी 22 इन्होंने भरा नहीं, तो जैसे ही कंपनी बनती है उससे 30 दिन में आईएनसी 22 जाता है, इन्होंने नहीं भरा। ठीक है, तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी, और क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी? मैसर्स कोडागू, कोडागू, हाँ, जी है वो, कोडागू नाम है उसका, क्या करे अब। 1000 पर डे, और कंटिन्यू होते होते 1 लाख पेनल्टी दे रखी है इसमें। पेनल्टी पूछ लेते हैं कई बार। अब देखो, तुम पेनल्टी पढ़ के जाओगे चैप्टर 6 की वो सारी, और केस लॉ में से पूछेंगे ये, तो कैसे आएगी तुम्हें? तो केस लॉ याद करना जरूरी हो गया ना, स्टावा कर लो इसको। तो अगर आप आईएनसी 22 नहीं जमा करते हो 30 दिन के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन से, ठीक है, फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे नहीं भरा इन्होंने, तो फिर पेनल्टी लगेगी 1000 रुपए पर डे, और कंटिन्यू होके कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 लाख। पेनल्टी के लिए ये याद करना पड़ा है हमें। अब एक केस है अलग से, जॉय आइसक्रीम्स करके, जॉय आइसक्रीम, क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, सच में है ये इसके जैसा ही है, सेम एज कोडागू, ऊपर वाले जैसा ही है ये, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। इसमें भी सेम ही बात थी, आईएनसी 22 भरा नहीं था और पेनल्टी लगाई थी, इसमें तो कुछ काम का है नहीं। नारंग, नारंग इंटरनेशनल, इंटरनेशनल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड,
तुम्हें अगर याद हो तो हमने ना फैक्टर्स पढ़े थे जब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे कि कौन से फैक्टर्स के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है, बताओ कौन से फैक्टर्स के ऊपर लगती है? साइज, की बार हुआ है। हाँ रिपीटेटिव, रिपीटेटिव है कि नहीं, वेरी गुड। और हाँ लॉस, इम्पैक्ट कितना है, और गेन, डिसप्रपोर्शनेट गेन और डिसप्रपोर्शनेट लॉस या अनफेयर लॉस गेन जो भी है, ठीक है। तो इन्होंने करा था सेक्शन 173 का वायलेशन, इस कंपनी ने। सेक्शन 173 तो पता ही होगा, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, ये सेक्शन कैसे बोल सकते हैं हम? 173 का वायलेशन के करा इन्होंने, तो फैक्टर्स कंसिडर करने गए ये लोग पेनल्टी लगाने के लिए, बस यही केस है। गेन जो तुम्हें आता है ना वही है ये केस, रिपीटेटिव। तो इसको 8 स्टार दे देती हूँ मैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड केस है, इसलिए इसका नाम याद कर लोगे तो रेफरेंस देने काम आएगा, इसलिए मैंने 1 स्टार दिया इसको। बाकी ये तुम्हें आता है ऑलरेडी, रिपीटेटिव एक्सेट्रा जो भी है। इजी था ये तो, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 9th लिखो, सन शक्ति सोलर पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट, नाम ये था। इसमें डायरेक्टर और कंपनी ने फाइल्ड सुओ मोटो एप्लीकेशन इन GNL1। GNL1 फॉर्म पता है किसका है? जनरल है मतलब, लेकिन GNL1 है किस चीज का? कंपाउंडिंग का फॉर्म होता है, हमें पता ही, पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने। डायरेक्टर और कंपनी ने मिलकर एक खुद ही एप्लीकेशन, खुद ही कंपाउंडिंग चले गए, मतलब कि हमने ना गलती कर दी, हमने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो जाता है ना, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का कौन सा फॉर्म होता है? ये भी कॉमन फॉर्म है, ये तो मैं आना ही चाहिए सब। हाँ पास का कौन सा? पास 3। डिले इन फाइलिंग कर दी थी इन्होंने, डिले इन फाइलिंग इन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, मतलब कब तक फाइल हो जानी चाहिए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट? अलॉटमेंट से 30 डेज में फाइल हो जाना चाहिए, पास 3। इन्होंने कितना डिले कर दिया? 69 डेज का डिले कर दिया, और ये खुद ही एप्लीकेशन लेके चले गए थे। यही है केस, इतना ही केस है कि खुद भी जा सकते कैसे। हाँ सुओ मोटो, मेगा रिसोर्सेज लिमिटेड, इसको करो 3 स्टार लगाओ इसके आगे, वेरी इंपॉर्टेंट केस, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ये तो तुमसे इसके नाम से। मेगा रिसोर्सेज लिमिटेड का केस है। इसमें क्या हुआ था, ध्यान से सुनना। तुम्हारा 5% से ज्यादा का अगर एक्विजिशन करते हैं, मोर देन 5%, ठीक है, उससे ज्यादा का एक्विजिशन करते हैं, तो किसका क्या चीज ट्रिगर हो जाती है? हाँ तो ओपन ऑफर की कंडीशन आ गई, ओपन ऑफर लाना पड़ता है, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन जब था, जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ था, मतलब जब इन्होंने ये करा, ओपन ऑफर नहीं लेके ये आए, ठीक है, तो फिर पेनल्टी पहले टाइम में नहीं थी। देखो ध्यान समझना, ओपन ऑफर इन्होंने दिया नहीं, नॉट गिवन। देखो ध्यान समझना क्या हुआ है। जैसे हमें पता है कि 5% से ज्यादा का, 5% से ज्यादा का एक्विजिशन अगर बढ़ जाता है उससे ज्यादा, तो ओपन ऑफर हमें लेके आना पड़ता है। कंपनी ने नहीं दिया, तो जब उन्होंने नहीं दिया था तब तक कोई पेनल्टी नहीं थी, मतलब ओल्ड पेनल्टी चल रही थी, वो ज्यादा नहीं थी। तो मैं पता ना सेबी कितनी खतरनाक पेनल्टी लगाता है। तो जिस टाइम पे इन्होंने काम करा उस टाइम पे कौन सी पेनल्टी एप्लीकेबल थी? ओल्ड पेनल्टी, ठीक है, जो ज्यादा नहीं थी। और जब ये ऑर्डर निकला तब न्यू पेनल्टी आ गई। तो तुम बताओ कौन सी लगनी चाहिए? हाँ ये JIGL में तुमने पढ़ा होगा वो कॉन्सेप्ट, इसलिए ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई चीज? याद करो इसको। हाँ अभी तक तो हाँ, ये कहानी चल रही है, अब थोड़ा और दिमाग लगाएंगे हम। ध्यान से सुनो, अभी तक केस समझ में आया? नाम क्या इसका? मेगा रिसोर्सेज लिमिटेड। क्या बोला इसने? 5% का एक्विजिशन होते हैं, आपको ओपन ऑफर लेके आना पड़ता है। पुराना केस है, उस टाइम पे सेबी की ज्यादा पनिशमेंट नहीं थी। बाद में तो सेबी तुम्हें पता ही है क्रेजी ही होते जा रहा है वो दिन ब दिन, ठीक है। तो ओल्ड पेनल्टी, जब कॉज ऑफ एक्शन उन्होंने किया, गलती जब उन्होंने करी, तो पुरानी पेनल्टी चल रही थी, वो लाखों में थी। और जब
ऑर्डर निकला सेबी का, तब करोड़ों में पेनल्टी चल रही थी एट प्रेजेंट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि ओल्ड पेनल्टी लगानी चाहिए कि न्यू पेनल्टी। बात ये है कि इनका जो ये ऑफेंस है ना, कंटिन्यूइंग था, कंटिन्यूइंग नहीं होता तो हम ओल्ड पेनल्टी लगा देते जेआईजीएल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज याद है क्या? प्रोस्पेक्टिवली होता है, रेट्रोस्पेक्टिव पेनल्टी आप नहीं लगा सकते, प्रोटेक्शन देता है हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे इन्होंने कौन सी पेनल्टी लगा दी? न्यू पेनल्टी, बिकॉज कैसा नेचर का था? डिफॉल्ट क्या था? कंटिन्यूइंग नेचर का था, डिफॉल्ट कंटिन्यूड। ऑर्डर निकला तब तक तो वो डिफॉल्ट कर रहे थे, उन्होंने ओपन ऑफर दिया ही नहीं। कंटिन्यूड व्हेन न्यू रेगुलेशन पब्लिश्ड, व्हेन न्यू रेगुलेशन पब्लिश्ड, फिर भी नहीं सुधरे ये। तो उन्हें पता था ना कि रेगुलेशन आ गई है, फिर भी उन्होंने डिफॉल्ट करना चालू रखा, ठीक है। तो कौन सी पेनल्टी लगाएंगी? न्यू पेनल्टी हमने लगा दी, तो कौन सी लगेगी? न्यू पेनल्टी लगेगी इन पे। ये केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आ सकता है कि डायरेक्ट भी आ सकता है और इसकी केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। न्यू पेनल्टी ही लगेगी। लास्ट केस था, ये हो गया चैप्टर 6। हाँ, क्योंकि आपने एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जेआईजीएल का कॉन्सेप्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, ये तुमने पढ़ा हुआ है। तुमने आज चोरी करी और चोरी की सजा थी 50,000 का जुर्माना, तुमने चोरी करे 5 लाख रुपए, तो तुम्हें क्या लगा कि भाई पकड़े जाएंगे अगर, ठीक है, तो फिर जुर्माना 50,000 का भरना पड़ेगा, दे देंगे। नहीं पकड़े जाएंगे तो 5 लाख आ रहे। जब तुमने चोरी करी होगी तो क्या सोचा होगा कि पकड़े जाएंगे तो 50,000 का जुर्माना लगेगा। समझ में आई चीज? तो चोर की मेंटल कंडीशन क्या है कि कैसे भी अभी चोरी कर लो, जरूरत है, ठीक है, 50,000 का जुर्माना भर देंगे, ठीक है। तो उस टाइम में इस सर्कमस्टांसेस में उसने चोरी करी। अब चोरी कर ली उसने 12 मार्च को, ठीक है, तब ये पेनल्टी चल रही थी, है ना। अब उसको ये पकड़ा गया मान लो 15 मार्च को, तब तक लॉ चेंज हो गया था, ठीक है, और इसकी सजा कर दी उसने फांसी की सजा, ठीक है, फांसी की सजा कर दी, डेथ सेंटेंस। तुम बताओ अगर इसको इस टाइम पे 12 मार्च को पता होता कि इसकी सजा डेथ सेंटेंस है, तो चोरी करता भी क्या? तो इस पे कैसे लगा दे हम डेथ सेंटेंस अब की डेट में? समझ में आ गई चीज? वो काम वो करता ही नहीं अगर उसको पता होता कि ये सजा है। तो सेम कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये तो कंटिन्यू करे जा रहे हैं डिफॉल्ट। नई रेगुलेशन आने के बावजूद इनको पता है कि अब करोड़ों में पेनल्टी हो गई है सेबी की, तो भी ये ओपन ऑफर लेके नहीं आ रहे, तो फिर पुरानी पेनल्टी क्यों लगाए इन पे? इनको पता तो है। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। लिखो चैप्टर 7, फटाफट लिखो, आज बहुत स्लो चल रहे हैं, बीच में तो एक तो बातें करने लग जाती हो। तो पीपी वार्के, सिबर, साइटेड इंडिया, ऐसे कुछ केसेस हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ये तीनों एक केसेस है, तुम्हें बुक में मिल जाएंगे, ये सिर्फ रीड करने हैं, रीड ओनली, फालतू केसेस। मैं तुम्हें ऐसे बता देती हूँ क्या है। ये पहला वाला पता है क्या बोलता है? इसमें कंपाउंडिंग की डेफिनेशन दे रखी है, वाह, बस ये केस है, व्हाट इज कंपाउंडिंग, उसमें बस डेफिनेशन देके छोड़ दी, तो रीड कर लेना बस। और ये दोनों जो केसेस ना, ये दोनों केसेस, ये मैं तुम्हें ऐसे बता देती हूँ। इसमें इतनी सी बात लिखी हुई है कि अगर ऑफेंस जो है वो अगर आपका अनइंटेंशनल है, आपने जानबूझ के नहीं करा, कंपनी कैसे भी प्रूव कर देती है, तो आरओसी थोड़ा सा उनके लिए लीनियंट हो सकता है, बस ये केस। तो ये बस रीडिंग वाले हैं केसेस, तो हमने रीड कर लिए हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये तुम्हें बुक में मिल जाएंगे, एक साथ ही लिखे हुए हैं तीनों। साइबर साइट, ढूंढ लेना इसको, एक बार रीड कर लेना। अब केस कौन सा है ये तो थे रैंडम केसेस जो रीड ओनली वाले हैं। पहला केस लिखो, आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर, कुछ भी बुला लो, वर्सेस ज्ञानचंद अग्रवाल, ज्ञानचंद अग्रवाल। इसमें भी बेसिक से क्राइटेरिया है कि एनसीएलटी ने बोला कि जो ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, वो है ना फाइन रिड्यूस नहीं कर सकता है देन प्रिस्क्राइब्ड, इतना सा केस था। हाँ, तो पहले मामला एनसीएलटी के पास गया, उसने क्या करा,
मिनिमम से कम फाइन चार्ज कर दिया, तो एनसीएलटी ने बोला ऐसे नहीं कर सकते हो आप, प्रिस्क्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको। ये हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार, वही केस है ये, वापस से अगेन सेम केस है। एक छोटा सा केस और है इसके अंदर, श्नेदर इलेक्ट्रिक आईटी बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर तुम्हें याद हो तो क्या कंपाउंडिंग प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने के बाद भी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती पक्का? इसका एक चार्ट भी बनवाया था मैंने डिटेल में। हाँ हो सकती याद आ गया क्या? और अगर पहले ही हमने ना कंपाउंडिंग चले गए तो चालू नहीं होगी, और चालू है तो नहीं आएगा। अरे रुक जाएगी वो, वही याद आ गया क्या? तो बस इतना ही है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है इस पे, तो ये केस मेंशन करना पड़ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा छापना है बुक से, ये तो केस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमने चार्ट बना रखा है बुक में ही, हमें पढ़ना ही है वैसे ही है, तो वहीं पे चिपका देना, नाम याद कर लेना बस इसका। प्रकाश गुप्ता वर्सेस सेबी। एक बात बताओ, जो भी सेबी की जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह है उसमें हम सेबी का ओपिनियन ले सकते हैं ना? क्या हम सेबी का ओपिनियन लेंगे क्या? कोई जितनी भी प्रोसीडिंग चलेगी तो उसमें सेबी के अंडर ओपिनियन ले सकते हैं, पर रिकमेंडेटरी होगा, उसको मानना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लिखो प्रकाश गुप्ता इसके अंदर, अकॉर्डिंग, मैं इसकी समरी लिखवा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24A ऑफ सेबी एक्ट 1992, सेबीज ओपिनियन, इसकी समरी लिखवा रही हूँ मैं इसमें, सेबीज ओपिनियन शुड बी टेकन, इसका ओपिनियन लेना चाहिए हमें हर बात में, जो भी केसेस आ रहे हैं ओपिनियन लेना चाहिए, बिफोर अलाउइंग कंपाउंडिंग, अलाउइंग से पहले, कंपाउंडिंग से पहले, बिफोर अलाउइंग कंपाउंडिंग। बट इसका ये जो ओपिनियन है वो कैसा होगा? रिकमेंडेटरी होगा, मैंडेटरी नहीं होगा, नॉट मैंडेटरी। तो पार्ट ए की केस स्टडीज कंप्लीट कर ली हमने, अब पार्ट बी की करेंगे, उसमें कम है, इससे बहुत कम है। मेनली आती है, दो जगह से आती है आपकी केस स्टडी, एक तो सेक्रेटरियल ऑडिट और एक चैप्टर 12 फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, और थोड़ी बहुत 9th, तीन ही चैप्टर से आती है ज्यादातर। हो गया ये, लिखो फटाफट। इम्पोर्टेंट इनमें से कुछ भी नहीं था, ये जो वाला केस था ये ज्ञानचंद वाला, ये भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो तुम वहां से भी डाल सकते, कोई काम की नहीं है ज्यादा। अब लिखेंगे हम लोग चैप्टर 8 में कोई भी केस लॉ नहीं है, कोई केस लॉ नहीं है, चैप्टर 9 पे आ जाओ, चैप्टर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें ना एक टॉपिक दे रखा था, मैंने क्लास में पढ़ाया भी था, और मैंने तुम्हें वहां पे भी स्टार मार्क करा था, इसमें भी मैं लिख रही हूँ। अगर तुम्हें इंगेजमेंट का ऑफर आता है, ऑडिट इंगेजमेंट का, और तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्टेंस करते हो, तो उसका रिप्लाई जो दे रखा है ना तुम्हें, उसको याद करके जाना है, एग्जाम में 3 स्टार लगा रही हूँ इसके ऊपर। समझ में आ गया क्वेश्चन? ऑफर आया तो उसका रिप्लाई बनाना, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड लिखो, किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी, कॉटन मिल कंपनी, हाँ एग्जाम में बनाने आ सकता है रिप्लाई, वो पढ़ के जाना है। वंस, पहले तुम बातें क्यों करते हो, तुम मुझे ये बताओ। ऑफर जब जाता है ना कि इंगेजमेंट लोगे क्या, तो एक्सेप्टेंस के लिए तुम्हें एक रिप्लाई भेजना पड़ता है, उसका एक फॉर्मेट दे रखा है और लैंग्वेज भी दे रखी है। सबसे पहले हम थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग अस, फलाना ढिमकाना, ये रट के जाना अच्छे से, ये बनाने आता है क्योंकि एग्जाम में। ये कोई केस लॉ नहीं है, कोई केस स्टडी भी नहीं है,
ये बस मैं टॉपिक लिखवा रही हूँ ताकि तुम्हें याद रह जाए कि इसको भी अलग से पढ़ के जाना है। जैसे वो था ना, प्रीवियस इनकम्बेंट को हमें रिप्लाई कम्युनिकेशन करना होता है, वो भी रट के जाना है, ये भी रट के जाना है, ठीक है। इसमें भी लिख लो, चाहे प्रीवियस इनकम्बेंट को हमें कम्युनिकेट करने का फॉर्मेट, ये दोनों इस चैप्टर में पढ़ के जाने हैं। केस लॉ नहीं है, ऐसे लिखवा रही हूँ। वंस ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। कौन सा वाला ऑडिटर है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। डायरेक्टर मस्ट प्रोसीड विद द अपॉइंटमेंट, प्रोसीड विद अपॉइंटमेंट, एक स्टार बना दो इसके आगे। किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी, सन मून लिमिटेड, ये बहुत काम का केस है, इसको स्टार मार्क करेंगे, 3 स्टार लगाएंगे। ये तीनों को तुम कलेक्टिवली भी पढ़, दोनों को कलेक्टिवली पढ़ सकते हो, मैं पूरा बता देती हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनना अच्छे से। ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, दोनों ही केस लॉज हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, ध्यान से समझना। ऑडिटर के ऊपर है, ऑडिटर में आ गए तो ऑडिटर के ऊपर ही होगा, ध्यान से समझना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर है और सेक्रेटेरियल ऑडिटर है, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? हमेशा से, फ्रॉम द स्टार्टिंग, शेयर होल्डर्स। क्यों, कहाँ पढ़ाई? अड्डा में आता नहीं, अड्डा पड़ा हुआ है हमारा, रटा हुआ है। अड्डा का लास्ट का ए क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो जनरल मीटिंग में हो रहा है तो शेयर होल्डर ही करेंगे, समझ में आ गई चीज। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हमेशा से कौन करता हुआ है? शेयर होल्डर्स, ठीक है। अगर शेयर होल्डर्स, एक किंगस्टन वाला बता रही हूँ, अगर शेयर होल्डर ने किसी को अपॉइंट कर दिया है एज एन ऑडिटर, सीए को अपॉइंट कर दिया है, तो डायरेक्टर को उनकी बात माननी पड़ेगी, वो उसको चेंज नहीं कर सकते। समझ में आई चीज? डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं क्या सीए को? नहीं, डायरेक्टर नहीं कर सकते। समझ में आ गई ये चीज, क्लियर हो गया? अच्छा, इसको उल्टा करके बोलूं क्या? डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया सीए को, उसको हटा सकते क्या शेयर होल्डर्स? हाँ, शेयर होल्डर के पास पावर है यहाँ पे, समझ में आ गई चीज। जबकि सेक्रेटरियल ऑडिटर को हमेशा से कौन करता हुआ है? डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हुए हैं। ये रिसेंटली अमेंडेड हो चुका है, लिस्टेड कंपनी में एलओडीआर में अमेंडमेंट आया है, अब से हमें भी शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेंगे। अब से हमें क्या करें? सीएस को भी शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेंगे। ये एलओडीआर का रिसेंट अमेंडमेंट है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है हमेशा ज्यादा ही रहेगी तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि सदियों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो सीए है उनको तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, सीएस को और सीएमए वालों को डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ये चेंज हो गया है अब एलओडीआर के अंदर, ये शायद, हाँ बिल्कुल करना है, तभी तो हम केस लॉ पढ़ रहे हैं अभी, समझ में आ गई? सब में चेंज करना है इसको। तो ये केस पता है क्या था? थोड़ा सा मजाक बन गया है अब ये केस। इसमें पता है क्या था? एक आदमी था, ध्यान से समझना, सन मून लिमिटेड वाला बता रही हूँ। इसमें ना दो तरह के ओल्ड एलओडीआर और न्यू एलओडीआर की बातें कर लेते हैं हम इसमें। तो ओल्ड एलओडीआर के हिसाब से बीओडी अपॉइंट करता था सेक्रेटरियल ऑडिटर को, और न्यू वाले के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे। और शेयर होल्डर क्या पास करके अपॉइंट करेंगे? ओआर, अड्डा है ये, तो ऑडिटर ही तो है हम भी, समझ में आ गई चीज? पास ओआर। ये अब पूरा प्रोविजन चेंज हो गया है। अब पता है इस केस में क्या था? एक आदमी था, ठीक है, वहां पे क्या हुआ था कि एक लिस्टेड कंपनी थी, उसमें सीएस को अपॉइंट कर दिया था शेयर होल्डर्स ने, तो उसने कंप्लेंट कर दी, ठीक है, उसने केस फाइल कर दिया और उन्होंने बोला कि ना इसका अपॉइंटमेंट गलत हो रखा है क्योंकि डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इन्होंने शेयर होल्डर्स को अपॉइंट कर, शेयर होल्डर्स ने सीएस को अपॉइंट करा है सेक्रेटरियल ऑडिटर को, ठीक है। तो ये पीसीएस को इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, इसलिए इसका अपॉइंटमेंट वॉइड है, ठीक है। तो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि हाँ वॉइड है, क्योंकि उस टाइम में क्या चलता था? पुराना वाला एलओडीआर। तो वो केस क्या था? जीत गया था। अब वो बेचारा हार जाएगा क्योंकि शेयर होल्डर का ही अपॉइंटमेंट वैलिड है। अब समझ में आया मैंने क्या बोला? तो जब तुम ये बुक में पढ़ रहे होंगे ना, तो वो किसके हिसाब से दे रखा है? कंपाइलर में ओल्ड एलओडीआर के हिसाब से दे रखा है। तो अब जिसने भी केस करा था बेचारा, वो अब हार गया है। पहले वो जीता होगा, पहले वो गया था, उसने बोला था शेयर होल्डर ने अपॉइंट कर दिया, बीओडी को करना चाहिए था, तो वो जीत गया केस, फिर बीओडी से अपॉइंटमेंट करवाया। समझ में आई चीज? अब तो वो सही है, अब तो मतलब अब तो वो क्या है,
गलत हो गया ना वो केस। मैम सिर्फ शेयर होल्डर। हाँ कोमल बोलो। तो फिर जब सेक्रेटरी ऑडिटर का प्रोसेस लिखेंगे तो उसमें जैसे 179 के अंदर जो बोर्ड की पावर है तो उसमें ये नहीं लिखना कि नहीं, बोर्ड अपॉइंट सब करता चेंज है। हो गया, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है, लेकिन वो सब तो हमने उसमें पढ़ा था ना, 179 कंपनीज एक्ट में होता है ना, तो वो तो अनलिस्टेड के लिए अभी भी चल रहा है। तो मतलब प्रोसीजर लिखेंगे तो उसके अंदर तो वो लिख सकते हैं ना कि क्लॉज 8 के अंदर पावर दे रखी है बोर्ड को। अरे हाँ, प्रोसेस में लिखोगे, प्रोसेस में आपको लिखना पड़ेगा कि नाउ द एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट इन द एलओडीआर रेगुलेशंस, नाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर इज मेड बाय द शेयर होल्डर्स। समझ में आ गई और चीज? लिस्टेड का केस आएगा तो फिर शेयर होल्डर लिखेंगे। हाँ, फिर तो सिर्फ शेयर होल्डर ही लिखना है आपको, बीओडी वर्ड यूज ही नहीं करना लिस्टेड के में। लिस्टेड में, अनलिस्टेड में सेक्शन 179 अभी भी वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। समझ में आ गई? ओके। तो पर ये केस पूरा चेंज हो गया, सनमून लिमिटेड वाला इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बट इसके जो फैक्ट्स है वो बदलेंगे अब। पहले वो केस जीत रहा था, वो हारेगा। समझ में आ गई चीज? आ जाओ। स्वरूप रेड्डी, स्वरूप रेड्डी, ये वाला हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है क्लास के अंदर, नाम याद नहीं करा था हमने इसका, वो बात अलग है। इसको पढ़ना घर जाके तुम्हें याद आ जाएगा। इसमें याद है ना, वो है ना, फीस मांग रहे थे 62 lakhs की बन रही थी, कम पेमेंट कर दिया था उनको, तो उन्होंने बाद में लास्ट में ये बोला कि सही फीस पे करो, ऑडिटर ऐसे थोड़ी ना है। तो ये किसके बारे में था? फेयरनेस इन पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस, पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस। तो इस पे भी 2 स्टार लगा देना, पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस। ऊपर वाले में 3 स्टार लगाने थे। फिफ्थ है से एंड एसोसिएट्स, नाम देखो इनका, तुम डबल एस से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे फर्म का नाम रख दिया है, वर्सेस आईसीएआई। इसमें इतनी सी बात थी कि जो प्रीवियस ऑडिटर है ना, उससे एनओसी नहीं लाना होता है, उसको बस बताना होता है कि तेरी जगह हम आ रहे हैं, बस इतना ही था। चैप्टर 9 की केस स्टडी हो गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? यही वाली थी, सनमून और किंगस्टन वाली, जो ये ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में थी ना, इस पे आ सकता है तुम्हारे क्वेश्चन। ये स्वरूप रेड्डी वाली भी इंपॉर्टेंट है, बट ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसका बस नाम याद कर लेना, का नाम पूरा लिखा भी नहीं है मैंने क्योंकि। चैप्टर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। चैप्टर 10 में ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ केस स्टडीज ही है, वो तुम रीड कर लेना। इसमें केस लॉज नहीं है, केस स्टडीज है, उसको रीड करना है बस। एक इसमें XYZ कंपनी लिमिटेड का एक केस स्टडी दे रखी है जिसमें क्वेश्चनर के बारे में कुछ चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पता पूछ ले, तो ये मैं तुम्हें अलग से लिख के दे रही हूँ, इसको याद कर लेना बस। चैप्टर 10 में क्या करना है? केस स्टडीज को बस एक बार रीड कर लेना, याद नहीं करना, बस एक बार रीड करके छोड़ देना। चैप्टर 10 किसके बारे में था? तो इसमें केस स्टडी अच्छी अच्छी दे रखी है, वो तुम पढ़ लेना। और टेक्निक्स का नहीं था, ये प्रोसेस और उसका था। टेक्निक्स का है। टेक्निक्स का ही है 10, तो 11 किसका था फिर? हाँ, तो टेक्निक्स इसमें जो भी केस स्टडी दे रखी है वो रीड कर लेना। और क्वेश्चन, अच्छा हाँ क्वेश्चनर आ रहा है ना, हाँ कंफ्यूज हो गई मैं। तो देखो क्या है क्वेश्चनर, जो है ना क्वेश्चनर वाला टॉपिक, इसमें XYZ कंपनी लिमिटेड नाम की केस स्टडी होगी पूरी, उसमें क्वेश्चनर का एक लंबा सा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे, ये थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा, तो इसको एक बार याद कर लेना, बस इतना ही है इसमें। चैप्टर 11 पे आ जाते हैं हम लोग। चैप्टर 11, इसमें तो कुछ था ही नहीं काम का। इसमें डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी ऐसा करके एक टॉपिक देगा, मैं सिर्फ तुम्हें टॉपिक कवर करा रही हूँ जो तुम, तो अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या आती है, पढ़ तो मैम हम ले, लेकिन हमारे पास नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक और हमारा चैप्टर कवर करने का ही टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास, तो ऊपर से इतनी केस स्टडी, इतने बॉक्सेस, पता नहीं क्या क्या दे दिया, तो उसमें से हम क्या सिलेक्टिवली पढ़ के चले जाए, तो वो मैं सिलेक्टिव बता रही हूँ। चैप्टर 9 की केस लॉज इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें केस लॉज है, चैप्टर 10 और 11 में केस लॉज है ही नहीं, तो मैं तुम्हें बस टॉपिक लिखवा रही हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चनर का टॉपिक ये XYZ कंपनी लिमिटेड की केस स्टडी बना के दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी रीड कर लेना। एक मटेरियलिटी तुम्हें पता ही कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये अच्छे से पढ़ के जाओगे। डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी का एक केस स्टडी दे रखा है, वो पढ़ लेना, हेडिंग यही है जो मैं लिख रही हूँ, तो तुम्हें मिल जाएगी बुक के अंदर, ये तुम पढ़ के चले जाना, दैट्स इट। इसमें एक छोटा सा केस है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, शंकर वर्सेस सेबी, ये कल भी आया था, मुझे ऐसे क्यों याद आ रहा है।
लिया है मैंने इसका। इसमें एक छोटा सा कंक्लूजन लिखा हुआ बस, सीएस को है ना ऑथेंटिसिटी फाइनेंशियल्स की चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हम लोगों को क्या चेक करने की जरूरत है कि अच्छा बैलेंस शीट में ये सारी बातें हैं क्या, कंटेंट्स चेक करने की जिम्मेदारी सीएस की होती है। वो सही है कि गलत है वो सीए का काम है, हमारा काम नहीं है। तो इस केस में शंकर वर्सेस सेबी में क्या डिसाइड किया गया था कि सीएस का काम सिर्फ कंटेंट्स चेक करना है, वेरासिटी मतलब ऑथेंटिसिटी चेक करने की जिम्मेदारी सीएस की नहीं होती, उसके लिए सीए को पकड़ो। समझ में ये चीज लिखो, सीएस नीड not to go into veracity, ब्रैकेट में लिख लो ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल्स वगैरह को हम चेक नहीं करते हैं। ओनली रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट कॉन्टेंट्स, टू ऑथेंटिकेट, तो सीएस के साइन किस बात पे होते हैं कि सारे कॉन्टेंट्स तो है क्या फाइनेंशियल्स में। बस चैप्टर 11 हो गया है। चैप्टर 12 पे आ जाते हैं हम लोग। चैप्टर 12 थोड़ा सा काम का तो नहीं है वैसे ये भी कुछ, पर चैप्टर 10 और 11 से तो ज्यादा ही सही है। लिख लो सबसे पहला CHD। हाँ चैप्टर 10 और 11 थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, बाकी ICSI का कोई भरोसा नहीं रहता, ज्यादा वेटेज बना दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पढ़ के सब जाना है ठीक है। लेकिन इजी भी है और छोटे भी है, ज्यादा लेंदी भी नहीं है, और इसमें केस लॉस भी नहीं है, कितनी अच्छी बात। CHD डेवलपर्स लिमिटेड, ऑडिटर्स इशूड क्वालिफाइड रिपोर्ट। ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी, मतलब अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। और कंपनी ने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, नो एक्सप्लेनेशन बाय कंपनी। और साथ में इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन, ये एक जमा करानी पड़ती है उनको कि ये जो ऑडिटर क्वालिफिकेशन देके गया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कंपनी पे, वो भी उन्होंने नहीं दिया, नॉट गिवन। तो ये वायलेशन माना गया सेबी रेगुलेशन का, बस इतना ही है। सेकेंड है ABC लिमिटेड। इस कंपनी के सेक्रेटरियल ऑडिटर्स थे मैसर्स YY एंड एसोसिएट्स। ये इनके सेक्रेटरियल ऑडिटर थे। इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी। ये चैप्टर किसके बारे में था? 12th ओपिनियन वाले था, तो उसी के रिगार्डिंग केस स्टडीज और केस लॉज है इसमें। इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए कि कंपनी ने वायलेशन करा है ऑफ रेगुलेशन 17 एंड रेगुलेशन 25 एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का और CFO के अपॉइंटमेंट का। बस इतना ही, केस ही इतना ही है। देखो ऊपर वाला भी टाइम पास ही था, ये भी टाइम पास ही। ऊपर वाले में क्या था, क्वालिफिकेशन रिपोर्ट दी, फिर कंपनी ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इसलिए सेबी रेगुलेशन का वायलेशन हो गया। इसमें क्या था कि सेक्रेटरी ऑडिटर ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी कंपनी के बारे में, बस यही है। हो गया, हटा दो इसको। चैप्टर 13 थोड़ा काम का, इससे ज्यादा केस स्टडी आने के चांसेस है, ड्रामा करेंगे हम लोग। चैप्टर 13 सबसे पहला केस इसमें है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये केस इंपॉर्टेंट है, छोटा सा केस है पर इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरियल ऑडिटर, क्योंकि सेक्रेटरियल ऑडिट का है ना हमारा काम हो गया ये। हैज नॉट रिपोर्टेड, इसमें क्या हुआ था केस में, कोई एक रिलेटेड पार्टी थी कंपनी की,
है ना, इसकी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनके सेक्रेटरी ऑडिटर ने उसको रिपोर्ट ही नहीं किया कि इनकी रिलेटेड पार्टी है, तो कितना बड़ा नॉन कंप्लायंस है ये स्पीसीज के थ्रू, तो उस पर बहुत ज्यादा बड़ी पेनल्टी लगी थी। इतना ही केस है ये। सेक्रेटरी ऑडिटर हैज नॉट रिपोर्टेड, इसकी एक रिलेटेड पार्टी हुआ करती थी, आदित्य मेडिसेल्स लिमिटेड, ये इसकी रिलेटेड पार्टी थी, एस रिलेटेड पार्टी। तो क्या गलती हो गई यहाँ पे पीसीएस से, उसने ये आदित्य मेडिसिल्स लिमिटेड इस सन फार्मास्यूटिकल की क्या थी, रिलेटेड पार्टी थी, और उसने रिपोर्ट ही नहीं करा कि ये रिलेटेड पार्टी है इसकी, तो उस पर क्या लगाई गई फिर, पेनल्टी। देखो हम जब कंपनी में ऑडिट करने जाते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट, तो हम लोग मेनली कंपनी लॉ के मेन ट्रांजैक्शन मेन सेक्शंस कवर करते हैं। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो हमें रिपोर्ट में क्या लिखना पड़ता है कि ये रिलेटेड पार्टियां हैं कंपनी की, तो उसमें उसने आदित्य मेडिसेल्स का नाम ही नहीं लिखा ऑडिटर ने। ये भगवान क्या क्या हो रहा है, ये सेक्रेटरियल ऑडिटर के रिलेटेड पार्टी होती है क्या, कंपनी की होती है, समझ में आ गई चीज। तो हम जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188 कंप्लायंस करवाने गए, तो हमें एक लिस्ट बनानी होती है, रिपोर्ट करना होता है कि ये कंपनियों की रिलेटेड पार्टी है। उसमें से एक रिलेटेड पार्टी थी इनकी आदित्य मेडिसिल्स लिमिटेड करके। कंपनी की रिलेटेड पार्टी कंपनी हो सकती है ना, अब वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो इसकी थी और इसने रिपोर्ट ही नहीं करा, उसको छूट गई इससे, तो इस पे पेनल्टी लगी, बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंस माना गया इसको। अब लिखो सेकंड, मैसर्स पोलरिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसमें इन्होंने SS1 का वायलेशन करा था, वायलेशन ऑफ SS1। किसका होता है ये SS1, हाँ बोर्ड मीटिंग का होता है, और SS2 जनरल मीटिंग का होता है। वायलेशन ऑफ SS1 डिविडेंड का, रिलेटिंग टू बोर्ड मीटिंग। अब ये 2-3 तो बातें बोलता है, ये बस ये बोलता है कि 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, तो इस कंपनी ने 4 बोर्ड मीटिंग नहीं कराई, और ऊपर से 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप कितना होना चाहिए, हाँ, तो मैक्सिमम 120 डेज हो सकता है, इन्होंने ज्यादा कर दिया। ये कंपनी के वायलेशन थे, तो इस बात की कंपाउंडिंग हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है, फ्रॉड के अलावा सबकी कंपाउंडिंग हो सकती है। और पेनल्टी लगेगी क्या, पेनल्टी तो लगेगी। इतना सा केस था, ये इसको मैं 1 स्टार दे रही हूँ। ऊपर वाले को तो भाई कितने स्टार थे, 3 स्टार थे, इसको 1 स्टार है। तीसरा, मैसर्स ABC एंड कंपनी, ये सब PCS फर्म्स हैं। PCS थे ये किसके, ओप्पोको लिमिटेड के। इन लोगों को फ्रॉड मिला, फाउंड फ्रॉड। हाँ, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, हाँ, तो ये सारे केसेस ऐसे नाम के इसमें, इसलिए समझ में आ गया। ये एक तो ये तो फर्म है ना PCS फर्म, और ये इसकी फर्म है। ऊपर भी तो ऐसा ही केस था, ये भी क्या है, इसके अंदर ही थे, हम लोगों ने वायलेशंस बताए, ऊपर भी ऐसे कुछ था, सेक्रेटरी ऑडिटर की है सारी, समझ में आ गई चीज। उनको फ्रॉड मिला, कितने करोड़ का मिला, 3.5 करोड़ का। तुम बताओ हमने ये सेक्शन पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, क्या कौन सा सेक्शन है यहाँ पे, क्या चीज आनी चाहिए यहाँ पे, पढ़ के बताओ, पढ़ो और बताओ क्या कौन सा सेक्शन है। अरे क्या कर रहे हो तुम, PCS है, उसको फ्रॉड मिला, 3.5 करोड़ का फ्रॉड है, कौन सा सेक्शन, हाँ, तो इनको रिपोर्ट करना चाहिए था। सेक्शन मैंने कितना अच्छे से रटवाया था तुम्हें, 143 है इसका, इसको याद करना पड़ेगा यहाँ पे, बिना सेक्शन लिखे मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ, ये पूरा लिखना है तुम्हें, जो तुमने बोला ना पेनल्टी भी, ये पूरा इस पूरे उसमें आ जाना चाहिए। 2 स्टार लगाओ इसके ऊपर। तो आपको प्रोविजन पूरा याद है ना, वही चिपकाना है इसमें सेम, ठीक है। प्रोविजन अलग नहीं है, केसेस बस दे रखे हैं तुम्हें कि एक्चुअल में ऐसा हो रखा है,
ठीक है। तो जो जो तुम प्रोविजन पढ़ रहे हो वही लिख सकते हो इसके अंदर। ऐसा नहीं कि तुम्हें अलग से कोई मेहनत करनी है इसको याद करने में, नहीं नहीं नहीं। तुमने जो वो रिपोर्टिंग वाला पूरा पढ़ा है ना, उसका प्रोविजन बता दो, नीचे लिख दो पेनल्टी कितनी, जैसे आपने अभी बोली, ठीक है, लिस्टेड और अनलिस्टेड के अलग अलग। क्या इन्होंने नहीं करा रिपोर्ट, तो इस पे पेनल्टी लगी होगी पीसीएस वालों पे। तो ये इसकी समरी दे रखी है इसके अंदर, इस सेक्शन की। समझ में आ गई चीज। तो ये एक्चुअल में ऐसा हो रखा है, उसका एक केस दे रखा है। एक छोटा सा केस और है इसमें, ग्लोब मोटर्स करके, उसको तुम बस रीड कर लेना। ये लो 4 केसेस थे मात्र, जिसमें सन इस ऑल तीनों इंपॉर्टेंट थे, सब पे स्टार लगाए। चैप्टर 13 से ज्यादा आते हैं क्योंकि केस लॉज। सन फार्मास्यूटिकल वाला भी इंपॉर्टेंट है, पॉलरिस वाला भी इंपॉर्टेंट है, ओपोको वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोब वाला बस रीड कर लेना। अब आ जाओ चैप्टर 4 पे। चैप्टर 14 में ज्यादा नहीं है। चैप्टर 14 में तुम्हें बता रही हूँ कि किस पे क्वेश्चन बनते हैं। तोशिबा वाला पढ़ा था हमने, वो हमने कवर कर लिया, उसको वापस से रीड कर लेना, एग्जाम्पल देने काम आता है, रीड कर लेना। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कवर्ड इन द क्लास, कवर कर लिया हमने ये। प्लस इस पे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं अपॉइंटमेंट से, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इंटरनल ऑडिटर। तो ये पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है बस, ये इसमें। और इसी में तुम्हें वो दे रखा है सत्यम केस, वो हमने पढ़ लिया। सत्यम वो इसमें नहीं है, वो अगले में है, 15 में है। उसमें था ना रिव्यू वगैरह कराया, फिर पता चला ड्यू नहीं, 15 में नहीं है, 16 में है, ड्यू डिलीजेंस वाले में। वो सत्यम केस भी हमें कवर कर लिया हमने, कवर्ड। इसको तुम्हें याद करके जाना है, इसको तुम्हें याद करके जाना है। इंटरनल ऑडिट में केस तो नहीं है कुछ भी, चैप्टर ही बहुत है ये तो। इसमें अपॉइंटमेंट अच्छे से पढ़ के जाना, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तोशिबा वाला एग्जाम्पल कोट करने काम आएगा इसलिए, और इसमें जो सत्यम के स्कैम है वो तो याद करके जाना है तुम्हें पूरा, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर 15 पे। चैप्टर 15 पे ये सिर्फ रीड ओनली है, रीड कर लेना इसकी केस स्टडी जितनी भी है बस। चैप्टर 16, इसमें भी कोई केस लॉस केस स्टडी है ही नहीं, तो इसमें बस वो अमेजोन, नेटफ्लिक्स, जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, इसमें भी मेनली यही अमेजोन और एमएक्स प्लेयर। याद है क्या ये हमने कवर करी हुई है, इसको पढ़ लेना। मर्जर कर रहे थे ये लोग, फिर हो तो पाया था, लेकिन क्या करा था, अमेजोन इसको अक्वायर करना चाह रहा था, तो उन्होंने कराई ड्यू डिलिजेंस। पहले कुछ 100 करोड़ मांग रहे थे ये, फिर 60 करोड़ कर दी, क्योंकि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां निकली। तो देखो 40 करोड़ रुपए बचाए थे इन्होंने अपने, किस किस चक्कर में, ड्यू डिलीजेंस करा के। इसके अलावा और भी केस स्टडीज है, उसको तुम रीड कर लेना एक बार, केस स्टडीज होती है समाप्त।